हमारे कहानी का हीरो एकदम सामान्य सा ऑफिस वर्कर था। 7 बजे से 8 बजे घर। लेकिन एक दिन अचानक वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया और एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर बन गया, जिसे बस खाना पीना और ऐशो आराम के अलावा कुछ आता ही नहीं था। लेकिन यही आदमी आगे चलकर उन 5 विलन्स को पालने वाला था, जो एक दिन दुनिया बर्बाद कर देंगे। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी शांत, आरामदायक जिंदगी को टूटने नहीं देना चाहता था। मॉडर्न डे वेज स्लेव से सीधे काउंट का बेटा बन जाना, ये तो कॉस्मिक लॉटरी जीतने जैसा था। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि मैं यहाँ की एक भी लाइन पढ़ नहीं सकता। अरे, ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ऑटोमेटिकली लैंग्वेज समझ तो आ ही जाती है ना। मेरे पास खड़े सर्वेंट ने धीरे से बताया कि किताब उल्टी पकड़ी है। लगता है इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर सच में पूरी तरह निकम्मे थे। उसी रात की रॉयल डिनर ने तो मुझे खुशी के मारे चुप ही कर दिया। मेरी पिछली लाइफ के 3 दिन और 9 स्किप्ड मील्स की तुलना में ये तो स्वर्ग था। और ऊपर से एक मेड ने सोने से पहले मुझे नहलाने तक की पेशकश कर दी। इसी तरह मैं एक ऐसा यंग नोबल बन गया जो बस दिन भर खाता पीता और खेलता रहता। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं असल में हूं कहाँ। तभी मुझे संभाल रही मेड बोली, यंग मास्टर, आपके ब्रदर्स कल वापस आ रहे हैं, इसलिए आज जल्दी रेस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर वो आगे बोली, यंग मास्टर लियो और यंग मास्टर एंटोनियो टोनियो आ रहे हैं। लगता है आपको अपनी ही फ्राटी फैमिली पहचान नहीं पड़ रही, उसने कहा। और जैसे ही मैंने वो नाम सुना, फ्राटी फैमिली, मेरी रीढ़ में ठंडा झटका दौड़ गया। कुछ बहुत ही जाना पहचाना लगा। जितना सोचता गया उतना ये जगह परिचित लगने लगी। रुको, क्या ये साइकेडेलिया है? साइकेडेलिया? वही जॉब चेंज आरपीजी जो मैं कॉर्पोरेट ड्रोन रहते खेलता था। उस गेम में आप कोई भी राउट ले लो, स्टोरी जैसे ही 5 डेडली सिंस आते, वही खत्म, पूरी तरह विनाश। फेराटी फैमिली तो बस मेन स्टोरी शुरू होने से पहले का एक साइड क्वेस्ट नोबल हाउस था। ये समझते ही मेरे सीने में गहरी घबराहट बैठ गई। मैं आखिर क्यों ट्रांसमाइग्रेट होकर उसी पहला देश में आ गिरा जो 5 डेडली सिंस द्वारा नष्ट होने वाला था? और उससे भी बुरा, मैं क्यों एलन फेराटी बना, काउंट्स फैमिली का तीसरा बेटा? उस पल मुझे अपनी 7 to 8 वाली दुख भरी ऑफिस लाइफ भी याद आ गई। ये जानकर कि इस दुनिया में बस 10 साल की शांति बाकी है। ये 6 महीने की सैलरी न मिलने से भी ज्यादा दर्दनाक था। मैं अभी चीट स्किल्स या प्रोटैगनिस्ट पर्क्स न मिलने पर दुखी था कि अचानक एलन को स्टोरी लाइन याद आया जो 10 साल बाद घटती है। रुको, इसका मतलब मुझे फ्यूचर पता है? तो फिर मैं विनाश की वजह को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता हूं। अपनी आरामदायक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को बचाने के लिए मैंने तय किया कि मैं खुद ही उन 5 डेडली सिंस को सुधारूंगा। 2 महीने बाद एलन के नाइट इवान ने रिपोर्ट दी कि उसने ईस्टर्न बाओएक्स एक्सपेरिमेंट लैब के सारे ऑर्फन्स को रेस्क्यू कर लिया है और ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की यूशा को दे दी है। एलन ने उसकी तारीफ की। जैसा सोचा था, मेरा फैसला सही था। तुम काफी कैपेबल हो। लेकिन इवान ने सिर तिरछा कर पूछा, माय लॉर्ड, ये प्रेस था? क्योंकि आपके फेस से तो पता नहीं चल रहा। एलन हंस पड़ा। इवान, अब से तुम पर ही भरोसा है। सामान्य तौर पर तो मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए थे, पर अब मैं कोई एक्सप्रेशन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। साइकेडेलिया के गिने चुने नाइट्स में से एक, अपने वर्ड पर कायम रहने वाला इवान, एलन ने उसे मिलते ही हायर कर लिया था। फिर इवान ने अपनी चिंता जताई, माय लॉर्ड, वो रेड आपने वो यूशा नाम की लड़की को बचाने के लिए किया था, है ना? उसे समझ आ गया था कि एलन ने उसे इतनी खास अहमियत क्यों दी। एक बैटल हार्डन मर्सनरी होने के नाते इवान समझ चुका था कि वो लड़की साधारण नहीं थी। वो इतनी पावरफुल थी कि वो समझ भी नहीं पा रहा था। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उसके जैसी लड़की खुद को चुपचाप कैद होने दे देगी। आप उसे वापस क्यों नहीं लाए, माय लॉर्ड? इस तरह तो आपको कुछ मिलता ही नहीं, इवान ने कहा। वो गलत भी नहीं था, लेकिन ये सब एलियन की बड़ी योजना का बस एक छोटा हिस्सा था। यूजोडिया एक अजीब सी ब्लड लाइन से आती थी, मॉन्स्टर ब्लड क्लैन। उनकी ताकत दूसरे रियल्म के विचित्र बीइंग्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट से आती थी। इतनी सारी त्रासदी झेलने के बाद वो आगे चलकर सिन ऑफ रॉथ बन जाती है, 5 डेडली सिंस में से एक, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत होती है। अगर वो इस दुनिया में शांति से बड़ी हो पाए तो शायद वो उस विनाश का हिस्सा कभी न बनती। एलन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अभी समय नहीं आया है। ये सुनकर इवान तंग गया। एलन ने उसे आदेश दिया कि इस बात को गुप्त रखे
और यूशा को छिपकर उदारता से फंड करे। फिर उसने इवान को एक सील्ड लेटर दिया और कहा कि इसे खुद जाकर उसे सौंपे। इवान हैरान था। उसका यंग मास्टर लेटर लिख रहा है। उसने कसम खाई कि इसे हर हाल में पहुंचा देगा। एलन ने अपने नाइट को सीढ़ियों से उतरते देखा, सोचते हुए कि क्या ये योजना सच में उसकी क्रोध भरी किस्मत को शांत कर पाएगी। पर कोशिश तो बनती थी। उस लेटर में छिपा हुआ संदेश वही था जो गेम में कई बार मंत्र की तरह दोहराया जाता था। हाय आर्च बिशप ने कहा था कि वो मंत्र कर्स्ड ब्लड लाइन को शांत करने वाला सूदिंग सिगिल है। नाइट इज परगेटरी, होली लाइट ग्रांट्स ग्रेस, वन थ्रेड ऑफ सैल्वेशन रिटर्न्स टू द लॉर्ड्स एम्ब्रेस। ये एग्जैक्ट लाइन गेम में तब आती थी जब सिन ऑफ रॉथ पहली बार प्रकट होती है, लेकिन उस समय ये मंत्र देर से आया था और असफल रहा था। अब 10 साल पहले शायद ये काम कर जाए। हल्का सा खिंचाव लेते हुए एलन ने सोचा, चलो 5 में से एक सुलझ गया, अब अगला। फिर भी एक छोटे से सिगिल से किसी मॉन्स्टर के करीब पहुंचना थोड़ा नाइव लग रहा था, लेकिन उनकी जात आउटर बीइंग्स की पूजा करती है तो उम्मीद तो है। फनैटिक्स की दुनिया में उनका लॉजिक आम लोगों की समझ से बाहर होता है। दूसरी तरफ इवान उस लड़की के सामने खड़ा हुआ तो उसकी मैजिकल प्रेशर से दब गया। वो अजीब सी बच्ची बिल्कुल भावहीन दिख रही थी। उसे देखते हुए इवान जड़ हो गया। तभी वो बोली, ये लेटर लिखने वाला एलन सही, तुम मुझे उसके पास क्यों नहीं ले गए? क्यों? उसका ऑरा इतना तीव्र था कि इवान के गले से ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगी। ऐसी मैजिक मैनिफेस्ट करना तो बस मास्टर टियर ही कर सकते हैं। वो घबरा गया। उसे यंग मास्टर की बात याद आई। अभी समय नहीं आया है। उसने दोहराया, अभी समय नहीं आया। यूशा ने सिर हिलाया, जैसे समझ गई हो। समझ गई, एक ऐसा वादा जो सिर्फ मास्टर जानता है। इस भावनात्मक लहर ने इवान को रिफ्लेक्स से अपनी तलवार पकड़ने पर मजबूर कर दिया। यूशा मुस्कुराई, मीठी और हल्की सी पागलपन भरी। अब समझ आई उस आदमी का मतलब क्या था। उधर एलन शाही आराम में डूबा गहरी नींद सो रहा था। अगले दिन उसने 5 डेडली सिंस में से तीसरे पर जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी समय इवान आया और बोला, माय लॉर्ड, आपने जिसके बारे में कहा था वो दूसरा बच्चा भी मैंने रेस्क्यू कर लिया है। गुड? एलन ने पूछा। उसके साथ अच्छा बर्ताव किया? जेंटल, वेरी जेंटल। स्टडी के दरवाजे को किसी ने लात मारकर खोला। काउंट का दूसरा बेटा एंटोनियो अंदर आया, तिरछी मुस्कान लिए। उसने एलन पर घूरते हुए कहा, स्टडिंग नाउ लिटिल ब्रदर। एक निकम्मा लड़का किताबें पढ़ रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई बात कर रहा है, जवाब दो। एलन ने मन ही मन लंबी सांस ली। ओरिजिनल ओनर आखिर कैसे इनसे बचता था? वो जवाब देना चाहता था मगर दे नहीं सकता था। वो झुककर बोला, अगर भाई को ये रूम चाहिए तो मैं निकल जाता हूं। टोनियो के स्मिर करते ही शूंख एक डैगर उसकी गाल के पास से सर्राकर निकला और दीवार में धंस गया। क्या बकबक कर रहे हो तुम दोनों? बाहर निकलो, मुझे इतनी सुबह खून नहीं देखना। ये था बड़े बेटे लियो की आवाज। एलन तुरंत वहां से खिसक गया, जबकि दोनों भाई आमने सामने खड़े हो गए। गेम में फेराटी फैमिली बेहद ताकतवर थी, फिर भी सबसे पहले नष्ट हुई। वही 2 भाई, एक आगे चलकर बना किंग ऑफ फ्लेश, अंडरवर्ल्ड का सरदार, दूसरा बना किंग ऑफ पॉइजन, ड्रग साम्राज्य का मालिक। अपनी वर्तमान आरामदायक जिंदगी बचाए रखने के लिए एलन ने तय किया कि फिलहाल अपने भाइयों को किसी भी तरह नाराज नहीं करेगा। मुझे बस एक शांत, कमजोर, काम के लायक न होने वाले इंसान की तरह खुश रहकर जीना है। बस। अपने कमरे में लौटकर इवान ने बताया कि दूसरा बचाया गया बच्चा भी कुछ अजीब सा है। वो समझ ही नहीं पा रहा था। एक लड़का जो खुद की रक्षा भी ठीक से नहीं कर सकता, उसे दूर दराज के इलाकों, बॉलैब्स और स्लेव मार्केट्स की इतनी जानकारी कैसे है? एलन ने पूछा, तो क्या हम इस बच्चे को भी ऑर्फनेज भेज रहे हैं? इवान को पता नहीं था कि ये अजीब बच्चा यूनाइटेड किंगडम अलायंस को नष्ट करने की ताकत रखता था। ठीक वहीं स्लेव मार्केट में, जो किंगडम ऑफ कैलन के दिल में था, एलन ने अनजाने में दूसरा बॉस डेज मैकरॉन खरीद लिया था। गुलामी में बेच दिया गया, यातना झेली, बार बार खरीदा बेचा गया और अंत में वो सिन ऑफ स्लॉथ बन गया। 5 डेडली सिंस में से एक। उसने कई किंगडम्स को इतनी बेरहमी से मिटाया कि प्लेयर्स उसका नाम सुनकर कांप जाते थे, लेकिन उसके स्लॉथ होने के बावजूद वो खौफनाक रूप से डिलिजेंट था।
इसीलिए एलन ने इवान को बार बार कहा था उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। शांत दिखते हुए एलन बोला, कवर स्टोरी बनाए रखो, अभी समय नहीं आया। नया लेटर ऊपर से तो बस एक कैजुअल ग्रीटिंग लग रहा था, लेकिन उसके बीच की लाइनों में एलन ने अपने असली भाव छिपा दिए थे। से ढका हुआ वो लड़का अनाथ बच्चों के बीच अजीब तरीके से अलग दिखाई दे रहा था। तभी एक ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, ये सब पहले ही टूट चुके हैं, ये सारे जख्म उसी चीज के निशान हैं, है ना? पर खुश हो, महान चंद्रमा ने तुम्हें चुना है, उसका दिया हुआ वरदान महसूस करो, उसे बाहर निकालो, पूरी वफादारी अर्पित करो, महान अस्तित्व का अनुसरण करो, फिर तुम्हें अपना बदला मिलेगा। अब जाओ और अपना ग्रीटिंग कोमलता से पहुंचा दो। इस बीच जब एलन तीसरे बॉस की खोज में लगा था, इवान अचानक भागता हुआ आया। माय लॉर्ड, बहुत बुरा हो गया है। दूसरा यंग मास्टर, वो मर गया। टोनियो के फ्यूनरल पर काउंट 2 औरतों को पकड़े हुए ऊबकर बड़बड़ा रहा था। ये बोरिंग सेरेमनी कब खत्म होगी? एलन की आंखें फैल गई। उसका पिता अपने ही बेटे के फ्यूनरल में नशे में था, औरतों के साथ। हाँ, ये दुनिया सच में डार्क फैंटेसी है, उसने सोचा। गेम की स्क्रिप्ट भी इतनी पागलपंथी नहीं थी, लेकिन टोनियो की इतनी जल्दी मौत टाइमलाइन से मेल नहीं खाती थी। कुछ बदल चुका था। गेम में टोनियो एक लंबी खूनी लड़ाई में लियो के हाथों मारा जाता है, लेकिन यहां लियो तो जैकपॉट जीतने जैसा मुस्कुरा रहा था। कातिल वही होगा या उसकी टीम में से कोई? एलन को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब बस 5 डेडली सिंस को हटाने पर ध्यान दे रहा था। 1 साल बीत गया। लियो ने ड्रग बिजनेस संभाल लिया और फेराटी हाउसहोल्ड में थोड़ी शांति आ गई। उस दौरान एलन और यूशा पेन पैल्स बन गए और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बढ़ने लगा। अच्छी नियत का फल हमेशा मिलता है। उसके लेटर से एलन को पता चला कि ऑर्फन बच्चे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। यूना हाइड एंड सीक और वॉर गेम्स में माहिर हो गई है और डेज को पपेट शोज करना बहुत पसंद है। लेकिन नवीनतम स्पॉन्सरशिप लिस्ट देखकर एलन का माथा सिकुड़ गया। ऑर्फनेज की फंडिंग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इवान ने खबर दी, इंफॉर्मेशन गिल्ड को उस बच्चे का सुराग मिल गया है। एलन का दिल उछल पड़ा। आखिरकार तीसरा भी मिल गया। क्या शांत खूबसूरत रात है, उसने बड़बड़ाया। उसी समय मैल्को के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हब में एक गंजे आदमी ने लियो की तारीफ की। पैसा हमेशा उधार मिलता है। हमारी ग्रुप अब 100 लोगों की हो गई है। लेकिन जब वे दोनों बेस लौटे तो अंदर लाशें बिखरी पड़ी थी। हर आदमी जैसे किसी अजीब ताकत से ग्रस्त होकर अपने शरीर में चाकू घूम रहा था, मदद के लिए चीखते हुए। पर चाहे वो कितना भी तड़पे, अंत एक ही था, मौत। तभी गली के साए से एक हुडेड फिगर बाहर आया। आज रात की पपेट शो भी बढ़िया रही। लगता है स्पॉन्सरशिप लेजर फिर बढ़ेगा। डेज हालांकि समझ नहीं पाया। ऐसे कचरे को मारकर उसकी सोच अभी भी पूरी तरह टूटी हुई थी। इसका क्या फायदा? इससे बदला कैसे पूरा होगा? डेज ने बड़बड़ाया। यूशा ने जवाब दिया, हम अभी जो भी कर रहे हैं वो ग्रेट वन की वापसी की तैयारी है। जब वो लौटेंगे तो हम उन्हें इस गंदी सी जगह में थोड़े न स्वागत करेंगे। ये सब, हर काम उनकी इच्छा के लिए है। हम द ब्लू मून उनकी तलवार है। एलन और यूशा लेटर्स एक्सचेंज करते करते पूरे 2 साल बीत गए थे और उसी दौरान इवन लगातार मेहनत करता रहा बाकी सिंस को ढूंढने के लिए। पूरी तरह थकाहारा दिख रहा इवन आखिरकार घास पर गिर जाता है। तभी हमारे बॉय की मैजिक उसे थोड़ा रिवाइव कर देती है। इवन खुशखबरी देता है कि उन्होंने 5वें बच्चे को ढूंढ लिया है और उसे ऑर्फनेज भेज भी दिया है, जिससे हमारे एमसी के दिल में कुछ चुभ जाता है। वो भले ही चेहरे पर न दिखाए, लेकिन बताता है कि पिछले 2 सालों में उसने बाकी 3 बच्चों को भी बचा लिया है, मतलब 5 सिंस को रेस्क्यू कर लिया है। इवन की मेहनत का जश्न मनाने के लिए वो उसे केक वगैरह खिलाता है और ये भी बताता है कि सिन ऑफ ग्रीड तीसरे बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। इवन से एक्स्ट्रा आवर्स लगवाकर उसके गेम नॉलेज का पूरा फायदा उठाकर आखिर सब सही हो गया। वो इवन की तारीफ करता है कि उसने बढ़िया काम किया। अब जब पूरा मिशन खत्म हो चुका है तो वो आखिर थोड़ा सांस ले सकता है। इवन पूछता है कि क्या इसका मतलब ऑर्फनेज की सारी ड्यूटीज भी खत्म हो गई? एमसी इसे कंफर्म करता है। इवन राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर पूछता है कि एमसी इतना खुश क्यों नहीं दिख रहा। हमारा बॉय कहता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन इवन बोल देता है कि उसके चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लगता। एमसी खुद को डिफेंड करते हुए कहता है
कि वो अभी मुस्कुरा रहा है। क्लोजअप में उसका मुंह दिखाते हैं और भाई वो मुस्कान तो बिल्कुल भी नहीं है, स्मर्क भी नहीं। लेकिन इवन जो इस आदत से वाकिफ है बस चुपचाप मान लेता है। चलते चलते एमसी सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी स्मूथली हो जाएंगी। आखिर साइकेडेलिया के बॉसेस 5 ग्रेट सिंस इसलिए बने थे क्योंकि उनका पास्ट बहुत ही बुरा था। भले ही अभी वो पास्ट से पहले के टाइमलाइन में हो, लेकिन उन्हें उन दर्दनाक एक्सपीरियंसेस से पहले बचा लेना काफी मुश्किल था। उसे ये भी डर था कि कहीं वो बहुत देर से पहुंचे और बच्चे इतने टूटे हुए हों कि बचाए ही ना जा सके। वो इवन से पूछता है कि ऑर्फनेज में सब कैसा चल रहा है। इवन उसे एक लेटर पकड़ा देता है और कहता है सब कुछ यूजुअल की तरह स्मूथली चल रहा है। जो बच्चे पहले टूटी हुई गुड़ियों जैसे लगते थे अब सच में खिल रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर उन्हें अलग केयरटेकर की जरूरत ही क्यों पड़े। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि उतिया ऑर्फनेज को इतना अच्छा संभालेगी। उसे शक है कि शायद उसका बैकग्राउंड इसमें काम आ रहा है। गेम में भी उतिया का ऑर्फनेज से इमोशनल कनेक्शन होना ही था। वो सोचता है कि उतिया अपने तरीके से काफी अच्छी है, लेकिन इवन उसे कहता है कि पहले लेटर ठीक से पढ़ ले, कहीं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो। लेटर में उतिया बच्चों की हालत बताती है, कहती है कि वे सब अच्छे से बढ़ रहे हैं और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, खासकर डीस की, जो थोड़ा स्पेशल केस था। वो भरोसा दिलाती है कि सभी बच्चे सुधर रहे हैं। ये सुनकर हमारे एमसी के चेहरे पर एक रेयर गर्म सा स्माइल आ जाता है। वो कहता है कि उसे बस खुशी है कि बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे हैं। अंदर अंदर वो सोचता है कि शायद ऑर्फनेज के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी ये बच्चे इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। तभी इवन बड़ा सवाल पूछता है, वो इन बच्चों से मिलने का प्लान कब कर रहा है। वो हमेशा बोलता है कि सही समय आने पर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई ये है कि उसका अभी मिलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसे लगता है कि बच्चों के करीब होना अच्छा होगा, लेकिन उनके पर्सनैलिटीज उसे खास आकर्षित नहीं करती। और सच कहें तो गलत भी नहीं है। गेम में उनकी क्रुएल्टी देखकर कोई भी डरेगा, शायद इसलिए क्योंकि सिंस बनने की प्रोसेस बहुत ही ब्रूटल थी। फिर भी उसे लगता है कि अब शायद उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हें उस सब से पहले ही बचा चुका है। फिर भी बच्चों से मिलने का सोचकर उसे अंदर कहीं हल्का सा डर महसूस होता है। तो वो इवन से कह देता है कि शायद 5 साल बाद मिले। चाहे जो हो, हमारे मेन कैरेक्टर को पता है कि फिलहाल उसे इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में खुद को प्रोटेक्ट करने की स्किल चाहिए, और उसका जवाब है मैजिक। प्रैक्टिस करते हुए उसे लगता है कि जिस बॉडी में वो आया है उसमें कुछ मैजिक टैलेंट होना सच में लकी बात है। तभी इवन पूछता है कि उसने ब्लू मून नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है। एमसी कहता है नहीं। इवन बताता है कि ब्लू मून एक नया ग्रुप है जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार कर रहा है। एमसी सोचता है कि अगर ये लोग कचरा साफ कर रहे हैं तो ठीक ही है, पर अंदर से उसे अजीब लगता है कि गेम में उसने इनके बारे में कभी नहीं सुना, शायद ज्यादा समय टिकने वाले नहीं। लेकिन इवन मजाक में बताता है कि एमसी को तो डरना चाहिए, क्योंकि ब्लू मून खासकर नोबल्स को ही टारगेट करता है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिबी वाले पैनल्स भी आते हैं जहां एमसी इवन से कहता है कि एहतियात के तौर पर अब से वो उसके कमरे के बगल वाले कमरे में सोए। उधर ऑर्फनेज में उतिया ब्लू मून की वीकली रिपोर्ट मीटिंग ले रही है। सिन ऑफ प्राइड सोल रैंग रिपोर्ट करती है कि उसने सभी स्लेव ट्रेडर्स के सिर उड़ा दिए। हवा में पलटी मारते हुए बताती है कि वो यदि टीएस तो ये भी नहीं समझ पाए कि वो असल में कौन थी। वो दावा करती है कि उसने उन्हें मौका भी दिया था। अगर वो उसकी आंखों का कलर गैस कर लेते तो वो उन्हें छोड़ देती, लेकिन वो कमजोर लोग वो भी नहीं कर पाए। फिर मिलती है सिन ऑफ ग्रीड रेना। नाम भले ही ग्रीड हो, लेकिन वो शांत और एलिगेंट है। वो रिपोर्ट करती है कि उसने सभी कॉर्पसेस को डिसोल्व कर दिया, कोई एविडेंस नहीं बचा। फिर आता है सिन ऑफ मिसोफोबिया रेडन। वो बताता है कि उसने साउथ का काम भी निपटा दिया, इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग ग्राउंड्स मिटा दिए, और जो अवलो वाले वहां गड़बड़ कर रहे थे उन्हें मिन्स मीट बना दिया। ये बच्चे सच में डरावने हैं, मैं कसम खाता हूं। खैर, सबसे डरावनी उनमें से उतिया उन्हें शाबाशी देती है, कहती है कि सब उसके लॉर्ड की इच्छा के मुताबिक ही होगा और वो सब ग्रेट मून की खातिर जीते हैं। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ग्रेट मून ब्लू मून की पूजा करती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ही है। अचानक डेज एक समस्या बताता है। उतिया हैरान होती है
कि जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो दिक्कत क्या हो सकती है। ये लोग सच में एमसी को किसी देवता जैसा ट्रीट कर रहे हैं। डेज बताता है कि अवलो का हेड पलेशो काउंट फैमिली का एल्डेस्ट सन है, वही फैमिली जहां उनका लॉर्ड रहता है। वो बताता है कि साउथ सफाई के दौरान उसे एक डेंजरस रिटन ऑर्डर मिला है। पता चलता है कि वो एल्डेस्ट सन लियो हमारे एमसी को टारगेट कर रहा है। उतिया ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी मर्डरस ऑरा इतनी तेज निकलती है कि बाकी बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। लेटर में लिखा होता है कि लियो का प्लान है कि पहले उनके पिता को हटाकर फिर धीरे धीरे एमसी को पॉइजन करके मार दिया जाए। उतिया ये पढ़कर आग बुला हो जाती है। 2 साल बाद एमसी के पिता काउंट पेल्ट की मौत हो चुकी है और हमेशा की तरह फ्यूनरल भी तुरंत कर दिया गया। एमसी बताता है कि ऑफिशियल कॉज भले ही हार्ट फेलियर हो, लेकिन साफ दिखता है कि वो ओवरडोज से मरे हैं। फ्यूनरल में उसी वक्त लियो को खबर मिलती है कि ब्लू मून ने उसकी एक फैसिलिटी पर हमला कर दिया। अरे यार, कम से कम फ्यूनरल के बाद तो रुक सकते थे। लियो बार बार पूछ रहा होता है कि क्या फिर से सब मारे गए। एमसी, जो आराम से पास खड़ा ईव्सड्रॉप कर रहा है, समझ जाता है कि उसका भाई ब्लू मून से डरकर और भी सावधान होता जा रहा है। काउंट की फ्यूनरल बिना एक आंसू के खत्म हो जाती है और एमसी फैसला करता है कि वह इस पूरे ड्रामे में नहीं फंसेगा। वो धीरे से निकल लेता है और तभी लियो की तरफ से उसे एक प्लानिंग जैसा ग्लेयर मिलता है। जब इवन पूछता है कि अब एमसी क्या करने वाला है, क्योंकि उसका घटिया भाई तो नए काउंट बनने की तैयारी में है, तो एमसी पहले से ही एक कदम आगे होता है। वो अपना सामान पैक कर रहा होता है और इवन से भी बोरी बिस्तर बांधने को कहता है। प्लान, इस गड़बड़ झाले से भाग जाना। इवन पूछता है कि क्या वो सच में भागने वाला है। एमसी समझाता है कि पूरी तरह भागना नहीं है, बस थोड़ा लो की रहने के लिए डाउनटाउन जा रहे हैं। जब इवन पूछता है कि रॉड मिल, एमसी हाँ में सिर हिलाता है। वो काफी टाइम से रॉड मिल को देख रहा था। पालियो के साउथ में एक छोटा सा टाउन, छुपने के लिए एकदम परफेक्ट। और वैसे भी लियो की वो डरावनी नजरें देखते हुए टाइमिंग भी सही है। रॉड मिल पहुंचकर एमसी असल में जिंदगी एंजॉय करना शुरू कर देता है, मस्त गोल्डन टोस्ट बनाते हुए, और इवन सब कुछ ऐसे ले रहा है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही उनकी शांति टूट जाती है। एमसी को वापस घर आना पड़ता है, इस बार अपने भाई लियो के फ्यूनरल के लिए। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी लौट आया। गेम के हिसाब से तो लियो को अभी मरना नहीं था। कॉज ऑफ डेथ, सीधे दिल पर चाकू। एमसी सोच में पड़ जाता है, ये किया किसने। वो एक सर्वेंट से डिटेल्स पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वेंट ऐसे चीखता है जैसे अभी मरने वाला हो, और बाकी सारे सर्वेंट्स भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ज्यादा माफी मांगना, सिर झुकाकर चलना, ऐसे जैसे एमसी कोई माफिया बॉस हो। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है, इवन उसे पकड़ लेता है। एमसी पूछता है कि सर्वेंट्स ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। इवन कहता है कि उसने पता कर लिया, और मजाक में पूछता है कि कहीं एमसी नहीं तो अवलो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को एक ही रात में गायब नहीं कर दिया। असल में लियो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और उसके मरते ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन हवा में उड़ गई। फिर कहानी फ्लैशबैक लेती है, जिस दिन एमसी रॉड मिल के लिए निकला था। कैरेज में इवन पूछता है कि वो बड़े शहर में जाने के बजाय रॉड मिल जैसे छोटे टाउन में क्यों जा रहा है। एमसी बताता है कि उसके लिए शहर कोई ऑप्शन नहीं, रॉड मिल ही उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उसके सारे प्लान्स का एंड गेम। उसका मिशन सीधा है, 5 ग्रेट सिंस को उनके दुखद फ्यूचर से बचाना, ताकि दुनिया बर्बाद न हो। और वैसे भी रॉड मिल ओरिजिनल स्टोरी में आता नहीं, और ऊपर से वहां एक विला भी है। विला मतलब अलग एस्टेट, एकदम परफेक्ट हाइड आउट ऐसे नोबल के लिए जो चिल करना चाहता हो और दिन भर कुछ ना करे। सच बोलूं तो ये सपना मेरा भी है। एमसी इवन को यही सब समझाते हुए थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है कि उसकी हर मूव के पीछे एक पर्पस है, लेकिन इवन अब उसकी बातें पकड़ने लगा है। वो बोलता है कि एमसी हमेशा यही लाइंस मारता है जब वो असली जवाब से बचना चाहता है। अब तुम्हारा ये झूठ मुझ पर नहीं चलेगा, वो कहता है। एमसी थोड़ा शॉक्ड है कि इवन उसकी छोटी मोटी चालें समझने लगा है। इसी बीच दूसरी तरफ लियो, जो एमसी को जाते हुए देख रहा होता है, सोचता है कि उसे एमसी को मारना चाहिए या नहीं। उसके हिसाब से एमसी जिए या मरे फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले ही उसे पॉइजन करने वाला था। लेकिन अब जब एमसी बॉर्डर की तरफ जा रहा है, उसे लगता है कि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं।
फिर भी जाने क्यों उसे उसे खत्म करने की इच्छा हो रही है। वो अपने आदमी अल्मान को कैरज के पीछे भेजने को कहता है। अल्मान पूछता है, क्या इसका मतलब है कि उसे एमसी को मारना है? ये सुनकर लियो हैरान रह जाता है। अल्मान ने कभी उसके ऑर्डर्स पर सवाल नहीं किया। जो कहा जाता था बस करता था। आज उसका यूं पूछना अजीब है। लियो उसे याद दिलाता है कि उसका काम है बिना सवाल किए ओबे करना। लेकिन लियो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अल्मान उस पर झपट पड़ता है और सीधा उसके दिल में चाकू घूम देता है। लियो सदमे में चीख उठता है कि एलमंड ने उसे विश्वासघात क्यों किया। लेकिन अल्मान बेहद शांत होकर कहता है कि उसे वोर खेलना पसंद है। जल्दी ही पता चलता है कि अल्मान असल में ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और उसका असली नाम हिडन है। वो समझाता है कि ब्लू मून ने उन्हें एक खास क्रीड सिखाया है, क्योंकि ब्लू मून बेसिकली आरएमसी की स्वॉर्ड है, इसलिए उसका काम है उसके लॉर्ड के इशारे पर चलना। लेकिन अगर कोई भी ग्रेट ब्लू मून यानी आरएमसी को खतरा पहुंचाने की कोशिश करे तो उन पर रोक नहीं होती। वो चाहे तो खुद ही खतरा मिटा सकते हैं। हिडन बताता है कि वो 2 साल से इंतजार कर रहा था कि लियो ये ऑर्डर दे दे कि उनके लॉर्ड को मार दो, और हैरानी है कि उसे इतना वक्त लगा। लियो कहता है कि उसके मरते ही उसके बाकी आदमियों हिडन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हिडन जवाब देता है कि लियो की मौत के साथ ही पूरी अवलो ऑर्गेनाइजेशन महाद्वीप से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। लियो के लाइफलेस बॉडी को देखकर हिडन बस इतना ही कहता है कि कितना अफसोस है। अगर लियो अपनी मास्टर को मारने की कोशिश ना करता तो शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल और जी लेता। प्रेजेंट में एमसी रॉडमिल में अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। जब मन चाहे उठना, इवन के साथ स्वादिष्ट खाना खाना, एकदम चिल नोबल लाइफ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में उससे कहा जाता है कि अब उसे फैमिली का नया हेड बनना होगा। बस इसी के साथ उसकी बेफिक्र जिंदगी 4 दिन में खत्म और उसे वापस पलाशिया एस्टेट लौटना पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। मेड्स और बाकी स्टाफ अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो सोचता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी इवन चुटकी लेते हुए पूछता है कि ये शैडो लीडर बनने की कला कब सीखी उसने। एमसी हैरान। तभी उसे अचानक समझ आता है कि ये सब गड़बड़ उसके भाई की मिस्टीरियस मौत की वजह से हुए गलतफहमियों का नतीजा है। ड्रामा मोड ऑन करके वो इवन से रोते हुए पूछता है कि आखिर वो विलन जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। इवन समझाता है कि लोग उसे इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी घटना से फायदा सबसे ज्यादा एमसी को ही हुआ है। जैसे ही एमसी एस्टेट से निकला, लियो मर गया और अब एमसी के पास परफेक्ट एलिबाई है नए काउंट बनने का। एमसी समझता है कि उससे इस सारे गड़बड़ झाले से दूर भागने की कोशिश उल्टी पड़ गई और अब वो और बड़े पचड़े में फंस गया है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इवन उसे दिलासा देता है कि अब जब अवलो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई और लियो भी गया तो एमसी को आगे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इवन हंसते हुए जोड़ता है कि संक्षेप में एमसी अब काउंटी का नया शैडो लीडर है जिसने सपोजली एक स्वॉर्ड मास्टर की हत्या का प्लान बनाया था। लियो भले ही घटिया आदमी था लेकिन दुनिया उसे स्वॉर्ड मास्टर मानती थी। एमसी सोच में पड़ जाता है कि वो शुरुआत कहाँ से करे। उसे समझ ही नहीं आता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम को मिटा सकती है। वो इवन से पूछता है कि वो कौन सा ग्रुप था जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को हंट करता है। इवन पूछता है, ब्लू मून? एमसी सोचता है कि क्या ब्लू मून ही उसके भाई को मारने और अवलों को मिटाने के पीछे है। लेकिन इवन तुरंत साफ कर देता है, इंफॉर्मेशन गिल्ड के हिसाब से ब्लू मून इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं। ब्लू मून बॉडीज नहीं छोड़ता, वो मून पर निशान छोड़ता है। यही उनकी पहचान है। लेकिन अफवाह ये है कि अवलो के सारे मेंबर्स के दिल में तलवार घूम कर ही उनका अंत किया गया था। इवन मजाक उड़ाते हुए एमसी से कहता है कि लगता है जहन्नुम का रास्ता खुल गया है। जोक्स एक तरफ, एमसी अपने गेम नॉलेज को याद करते हुए सोचता है कि गेम में तो ब्लू मून नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं, तो इसका मतलब ये सब उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर वो नहीं तो फिर किया किसने? जैसे ही वो ये जोड़ने की कोशिश करता है, सीन ऑर्फनेज शिफ्ट हो जाता है जहां युतिया बाकी ग्रेट सिंस के साथ मीटिंग कर रही है। वो पूछती है कि सब कुछ स्मूथ रहा। रेना, सिन ऑफ ग्रीड, कहती है हाँ, उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। सुरंग, सिन ऑफ प्राइड,
जोड़ती है कि उसके हिस्से में तो कोई जिंदा ही नहीं बचा, बस लाशें ही लाशें। डीस इठलाते हुए बोलता है कि उसने अवलो के सारे 486 सोल्जर्स को उड़ा दिया। उसकी मैजिक बटरफ्लाई जैसी खूबसूरत है, बस जाल में फंसी हुई। फिर रोडो, सिन ऑफ मिसोफोबिया, बताता है कि उसने भी सारे बैड गाइज को आधा आधा काट दिया। उतिया उन्हें शाबाशी देती है, लेकिन वो खुद भी काफी डरावनी चाइल्ड है। नॉवल में तो ये अफवाह है कि वो असल में 1000 साल पुरानी है, लेकिन कौन जाने। और उसी तरह अवलो, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग ऑर्गेनाइजेशन जिसने एस्टीरिया किंगडम को तकलीफ पहुंचाई थी, सिर्फ 5 दिनों में गायब हो गई। लेकिन अचानक रोडो कहता है कि क्लीन अप परफेक्ट नहीं हुआ। उतिया पूछती है, कैसे? रोडो बताता है कि उसे कुछ दस्तावेज मिले, नोबल से जुड़े हुए, खासकर एल्टिया डॉक्टम के बारे में, जिनके संबंध अवलो से गहरे हैं। ये सुनकर उतिया की मैजिक भड़कने लगती है। वो बाकी को बताती है कि उन्हें पता है वो क्या कहने वाली है, उन्हें भी मिटा देना है। रोडो वादा करता है कि वो ये काम चुपचाप करेगा। इसके बाद ओडेसाई पूछती है कि इंफॉर्मेशन गिल्ड साफ है, कोई अवलो से लिंक तो नहीं? रेना कहती है कि हाँ, गिल्ड वाली बात अलग से हैंडल की जा रही है, ब्लू मून वाली इश्यू से अलग। देजी बोलता है कि सारे गिल्ड्स एक जैसे हैं, स्वॉर्ड मास्टर द्वारा गढ़ी गई नरक की तलवार जैसे। रेना तब पूछती है, क्या उसे हमारे एमसी की मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? यूडिकाय हाँ कहती है और जोर देकर बोलती है कि ये पूरा मामला उस व्यक्ति तक नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि वो ये बात कई बार बता चुकी है, सबको याद रहनी चाहिए। उस व्यक्ति यानी हमारा एमसी। डीजेस बताता है कि चूंकि एमसी के परिवार ने पहले उनके खिलाफ कदम उठाया था, इसलिए अवलो को खत्म करने का ऑर्डर उनका, एमसी का, नहीं था। ये सुनते ही ओडिया घबरा जाती है। उसके हिसाब से ब्लू मून की हर एक्शन सीधे आरएमसी के आदेश से आनी चाहिए। वो कहती है कि वे सब सोर्स हैं और तलवार को अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। वो बाकी सिंस को आदेश देती है कि आज से ब्लू मून का हर मेंबर सिर्फ ऑर्डर्स पर ही काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। बाकी सिंस थोड़ा परेशान हो जाते हैं और यूडिया जोड़ती है कि चाहे जो हो, उन्हें उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर डी सोचता है कि ये सब समझ में नहीं आता। इतनी ताकतवर यूडिया सिर्फ इसलिए एंग्शियस और रेस्टलेस हो रही है क्योंकि वो व्यक्ति, एमसी, सच जान सकता है। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है, समझ गया। मीटिंग खत्म होती है उनके मंत्र के साथ, एवरीथिंग इज फॉर दी ग्रेट मून। सच में एमिनेंस इन शैडो के शैडो गार्डन वाइब्स दे रहे हैं। इधर हमारे एमसी की हालत, वो पलासियो का नया काउंट बनकर पेपरवर्क के पहाड़ में दबा हुआ बैठा है। वो बताता है कि भाई के फ्यूनरल के बाद उसे पूरा 1 महीना नॉन स्टॉप ड्यूटीज झेलनी पड़ी और वो पूरी तरह टूट चुका है। आंसू बहाते हुए कहता है कि उसे बस आलस करना है, कुछ नहीं करना, और यही असली नोबल लाइफ है उसके मुताबिक। बिल्कुल मूर्ख है ये बंदा। खैर, उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उसने भले ही कुछ दुश्मन बना लिए हों, लेकिन लियो की मौत को अभी 6 साल बाकी थे। लेकिन भाई की मौत के इन अजीब हालातों ने सब गड़बड़ कर दिया और अब पूरा फैमिली बर्डन उसी पर पड़ा है क्योंकि वही अकेला एयर है। तभी काउंटी के कुछ मिनिस्टर्स अंदर आते हैं और भी पेपरवर्क लाते हुए। वो आंखें बंद करके सोचता है कि जिले वाले अचानक इतना मेहनती क्यों हो गए। उसके पिता जब काउंट थे तब तो ये सब बारिश वाले स्कूल डे जैसा काम करते थे, हाफ स्लीपिंग मूड में। एमसी हाथ हिलाकर कहता है कि पेपरवर्क उसकी डेस्क पर रख दे, लेकिन मिनिस्टर्स को वो ऐसे दिखता है जैसे किसी ग्रिम रीपर का ऑरा फैला रहा हो। वे सब डर जाते हैं कि शायद उन्होंने उसे नाराज कर दिया है और कुछ तो कसम खाते हैं कि आगे और मेहनत करेंगे ताकि उन्हें कोई सजा न मिले। उनकी नजर में एमसी एक शैडोई मास्टरमाइंड है जो किसी को भी मिटा सकता है। लेकिन हमारा एमसी, जो पहले खुद एक वर्कहॉर्स था, ये प्रेशर बिल्कुल नहीं झेल पा रहा। वो सोचता है कि क्या मिनिस्टर्स को पूरा काम करवाना पॉसिबल है। उसी रात इवन शॉक होता है जब पता चलता है कि हमारे बॉय ने पॉइजन क्राफ्ट की सिर्फ 2 साल की सेल्फ स्टडी में मैजिक का 2nd ईयर हासिल कर लिया है। मतलब टैलेंटेड तो है ही, साथ ही पूरा शो ऑफ करता फिर रहा है। घर में इधर उधर स्पेल्स चला रहा है। नॉर्मली 2nd ईयर मैजिक सीखने में 4-5 साल लगते हैं और नेचुरल टैलेंट भी चाहिए होता है। एमसी मानता है कि उसका मैजिक टैलेंट ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आसपास सब कुछ शेडी लग रहा है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मैजिक से डिफेंड करने के लिए मना कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए
वो अभी मैनेज कर रहा है, पर उसके दिल में एक ही बात चुभ रही है। उसकी मना कैपेसिटी बहुत ही कम है। कम मना कम मैजिक, और कम मैजिक खतरा, और शायद मौत। वो सोचता है कि मैजिक सिस्टम बिल्कुल एथलीट्स के वेट क्लास जैसा है। कुछ लोग जम से गिफ्टेड होते हैं और कुछ उसकी तरह टाइनी मना पूल दिया लेकर घूमते हुए। और सबसे बुरी बात, ट्रेनिंग से मना कैपेसिटी बढ़ती नहीं, लेकिन उसे एक हल्की सी उम्मीद है। अगर सब फेल हो जाए तो उसे पता है इसे कैसे ठीक करना है। तभी इवन उसकी सोच तोड़ता है, बताता है कि उसकी बॉल इनविटेशन आ गई है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी बॉल? कुछ दिन बाद दी ग्रैंड बॉल, हमारा एमसी शाही चमकदार अटायर में एंट्रेंस करता है, फिट एकदम टॉप टियर। लेकिन इंट्रोवर्ट होने के नाते वो कहता है कि आ गया बस, और मैं ऑलरेडी थक गया। ये बॉल सदर्न एस्टीरिया किंगडम की टिपिकल नोबल गैदरिंग है। नए काउंट बनने से पहले नोबल से मिलना जुलना जरूरी है, सो उसे आना ही था। वो सीरियस होकर सोचता है कि ये उसका मौका है नोबल कनेक्शंस बनाने का, ताकि वो आगे चलकर पीसफुल लाइफ जी सके। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि कनेक्शंस बनाना तो दूर, सब उससे डरकर भाग रहे हैं। कोई भी उसके पास रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो दूसरों को हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश भी करता है, पर लोग सच लिटरल में भाग जाते हैं। इवन उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है, कहता है उदास मत हो। लेकिन हमारा बंदा कहता है मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूं, जबकि उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन है। वो इवन से कहता है कि उसे पहले से पता था कि लोग यही रिएक्शन देंगे, और फिर अकेले ही और कोशिश करने की कसम खाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारा एमसी असल में पूरे हालात को गलत समझ रहा है। उसे लगता है कि बाकी नोबल्स उसे इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो लो क्लास नोबल है और उसके पास कोई बैकिंग नहीं, और पूरी तरह गलत भी नहीं। पलासियो हाउस होल्ड की हालत ही ऐसी है, खासकर उसके दो बड़े भाइयों की वजह से। वाइन ग्लास उठाते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ बिना प्लान के नहीं आया। ये उसका समय है अपने सीक्रेट सोशल स्किल्स खोलने का। वो वाइन के अरोमा पर लाउड कमेंट्री शुरू करता है ताकि कोई बात शुरू करे, लेकिन उसके मिस्टेरियस नो एक्सप्रेशन वाले चेहरे की वजह से उसका स्माइल भी विलेनस लगता है। वो एक लेडी से कहता है कि उसे ये वाइन बहुत पसंद आई और वो कुछ बॉटल्स घर ले जाना चाहेगा। उसके दिमाग में परफेक्ट स्माइल, उस लेडी की नजर में फुल पावर डीमन किंग। लेडी डर के कहती है कि वो अभी जाकर अपने फादर से कहलवाएगी कि वो बॉटल्स तैयार रखें, और लिटरली भाग जाती है। बाकी नोबल्स को ऐसा लगता है जैसे एमसी ने उस पुअर लेडी को ब्लैकमेल किया हो और उससे लिमिटेड एडिशन रीजनल वाइन जबरदस्ती ले ली हो। पूरा माहौल गड़बड़ हो चुका है। इवन उसे दिलासा देता रहता है, और हमारा एमसी इंसिस्ट करता है नहीं नहीं, वो बस शर्मा गई थी। बाद में वो कॉर्नर में डिप्रेस्ड बैठा मिलता है, और इवन मस्त खाना खाता हुआ उसे चिढ़ा रहा है कि उसकी गिफ्ट्स की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। दरअसल वाइन वाला सीन अकेला नहीं था। हर बार जब एमसी किसी नोबल से बात करता है, लोग समझते हैं कि वो उन्हें धमका रहा है, और वो उसे चीजें थमा देते हैं, जैसे पेंसिया, सिट्रस टी और न जाने क्या क्या। एमसी सोचता है कि पलासियों की बदनामी शायद उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने सोचा था। उसके बारे में ये भी रूमर फैल चुकी है कि उसने अपने दोनों भाइयों को मार डाला, तो लोग स्वाभाविक रूप से उससे डर रहे हैं। थक्कर वो इवन से कहता है कि उसे फ्रेश एयर चाहिए। बाहर जाते हुए उसकी नजर एक रेड हेड ब्यूटी पर पड़ती है, और वो सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी आखिर कहाँ गलत हुई। तभी पीछे से एक नरम सी आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास एक मिनट है? वो मुड़कर देखता है, कोई नहीं। नीचे देखता है, और वहां एक प्यारी सी लड़की खड़ी है जो खुद को परिचित कराती है, लॉरिया, ड्यूक एल्टिया की तीसरी बेटी। एल्टिया नाम सुनते ही एमसी रिकॉग्नाइज कर लेता है। गेम में एल्टिया फैमिली नॉर्दर्न ट्रबल मेकर्स नाम के 3 बड़े शैडो प्लेयर्स में से एक थी। ये जानकर उसे थोड़ी चुभन होती है, क्योंकि उसे आशा थी कि कोई नॉर्मल इंसान उससे बात करने आया है। वो सोचता है कि गेम में ये लड़की क्यों नहीं दिखी। शायद क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी और स्टोरी में आने का मौका ही नहीं मिला। लॉरिया सीधी बात करती है। वो उससे प्रोटेक्शन मांगती है क्योंकि जल्द ही उसकी असैसिनेशन होने वाली है। लॉरिया बताती है कि वो भारी मुसीबत में है और एमसी की मदद चाहती है, लेकिन एमसी उसे देखकर थोड़ा अनश्योर हो जाता है। लॉरिया अपने हालात बताती है। वो अपने पिता की मिस्ट्रेस के संरक्षण में रह रही थी, लेकिन अब उसके पिता की तबीयत खराब है।
और उसे डर है कि उसकी बड़ी बहनें उसे हटाने की कोशिश करेंगी। एमसी को तुरंत अपने पुराने दिनों की याद आती है, अपने दो भाइयों के साथ हुए सारे ड्रामे की। वो लड़की को देखते हुए सोचता है, गेम में उसे याद न आने की वजह यही है। वो शायद इतनी जल्दी ही मर गई थी। लॉरिया जितनी क्यूट लग रही है, इतनी ही ईमानदारी से उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि उसकी एबिलिटीज से लॉरिया की जिंदगी बच सकती है। हमारा एमसी लॉरिया को साफ मना कर देता है। लॉरिया कहती है कि वो खाली हाथ मदद नहीं मांग रही। अगर वो उसे बचा ले तो वो अल्टिया फैमिली की आधी दौलत उसके साथ बांट देगी। फिर भी हमारा एमसी उसे छोड़कर चला जाता है, दिल में हल्की सी सिंपैथी लिए हुए। अंदर से उसे पता है कि वो खुद की मैजिक ठीक से संभाल नहीं पाता, तो लॉरिया को झूठी उम्मीद देना गलत होगा। वो सच में मदद करना चाहता है, लेकिन वो ऑल पावरफुल फिगर नहीं है जैसा लोग समझते हैं। पार्टी हॉल में लौटते हुए लॉरिया की उदास आंखें उसके दिमाग से नहीं निकलती। उसे गिल्ट महसूस होता है। अंदर जाने से पहले वो बस मन ही मन उसकी किस्मत अच्छी होने की दुआ करता है। उधर दूसरी तरफ डीज और रेन दूर से ये सब देखते हुए सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अल्टिया फैमिली का एक मेंबर उनके मास्टर से खुद मिलने आया है। डी सोचता है कि क्या उसे ये बात रेड मून, उतिया का कोड नेम, को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन रेन कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं। उनकी इंटेल के मुताबिक लॉरिया अल्टिया फैमिली की एकमात्र सदस्य है जिसका अवलो से कोई लेना देना नहीं। मतलब वो सेफ है, क्योंकि रोडो, सिन ऑफ मिसोफोबिया, बाकी पूरे अल्टिया हाउसहोल्ड को खत्म करने निकल गया है। अल्टिया परिवार बाकी सब मेंबर्स को रेड मून के आदेश पर वाइप किया जाना है। रेन आगे कहती है कि उनकी मेन प्रायोरिटी है अपने मास्टर एमसी को अवलो वाली किसी भी घटना की भनक तक न लगने देना। उधर हमारा क्लूलेस एमसी सोचता है कि सब उससे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्या उसके आसपास कोई अदृश्य दीवार है। तभी वही लाल बालों वाली महिला उसके पास आती है और उसे सच में थोड़ा अंदरूनी स्माइल महसूस होता है। वाह, किसी ने मुझे नोटिस किया। वो सोचता है कि शायद इस बार वो सोशलाइजिंग में सफल हो जाए, लेकिन जैसे ही वो पलटता है उसे एहसास होता है कि ये महिला कोई नॉर्मल नोबल नहीं, ये भी एक शैडो प्लेयर है। चेहरा देखते ही उसे गेम की याद आती है और समझ जाता है कि कोई नॉर्मल इंसान उससे पहले बात करने नहीं आता जब तक कि वो परेशानी लेकर ना आए। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है, लेडी जेनोनिया, जिस पर वो हैरान रह जाती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? एमसी बताता है कि वो काफी फेमस है। एस्टीरिया किंगडम में 3 बड़ी शैडो प्लेयर फैमिलीज है। नॉर्थ में अल्टिया, ईस्ट में पड़ियो और वेस्ट में जेनोनिया। ये स्टनिंग कर्वी महिला है काउंट जेनोनिया की एल्डेस्ट डॉटर क्लाया। वो पूछती है कि क्या वो सच में इतनी मशहूर है। एमसी एक्सप्लेन्स करता है कि जहां कल्लाया पड़ियो एक गैंग चलाती है, वही जेनोनिया फैमिली एक स्मार्ट क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ऑपरेट करती है। इसके बारे में सोचकर ही एमसी कांप जाता है। एमसी के मन में एक ही गोल है, उसे पीसफुल नोबल लाइफ जीनी है। इसके लिए उसे ऐसी खूबसूरत मुसीबतों से दूर ही रहना होगा। वो झुककर उसकी तारीफ करता है जैसे गुड बाय कह रहा हो, लेकिन क्लाया उसे रोक लेती है, कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। एमसी पोलाइटली कहता है कि उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी बहुत लोग देख रहे हैं। असल में वो चाहता है कि वो जल्दी से चली जाए। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अफवाहें कहती है, और फिर जोड़ती है, हम फिर मिलेंगे, और चल देती है, एमसी को पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। एमसी सोचता है कि ये कौन सा कोड था, लेकिन फिर सिर झटक देता है। उधर रेन और डीज दूर से यही देख रहे होते हैं और खुश है कि उनका मिशन एमसी को सच्चाई से दूर रखना अभी तक स्मूथली चल रहा है। लेकिन डीज एक समस्या की ओर इशारा करता है। वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं जहां हमारा एमसी खड़ा है, और उन्हें कोई दिखता है जो काफी देर से एमसी का पीछा कर रहा है। दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं उस खतरे को निपटाने। अगले दिन हमारा एमसी और इवन एक जंगल में पहुंचते हैं। इवन पूछता है, क्या तुम पक्का हो कि यही वो कैनियन है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? दोपहर है, सूरज चमक रहा है, पर कैनियन के अंदर अजीब सी अंधेरा। लेकिन हमारा एमसी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा। वो तो एक्साइटेड है क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे सच में तलाश थी। अंदर जाते हुए वो मजाक करता है कि अगर ये जगह भी पहले वाले जगहों की तरह खाली निकली तो शायद वो सच में रो देगा। लेकिन जैसे ही वो दीवारों पर बने सिंबल्स को देखता है, उसका चेहरा चमक उठता है।
यही असली जगह है। गेम में इसे ढूंढना तो बहुत आसान था, पर असलियत में यही वो कारण है जिसके लिए वो बॉल के बहाने साउथ तक आया। ये है लैब्रिंथ ऑफ विस्पर्स। इसके 8 रूम्स की रिडल्स सॉल्व करो और रिवॉर्ड में मिलता है एक पावरफुल आर्टिफैक्ट, ठीक वही चीज जिसकी उसे जरूरत है। एमसी दावा करता है कि उसने गेम में इस लैब्रिंथ की हर रिडल, हर राउट, सब कुछ याद कर रखा है। आखिर वो एक विशाल दरवाजे तक पहुंचता है और उसे देखते ही कहता है कि असल में ये एंट्रेंस गेम से कहीं ज्यादा खूबसूरत और असली लग रही है। गेम में उसने इसे काउंटलेस बार टैकल किया था। इवन पूछता है कि उसे ऐसी जगह के बारे में पता कैसे चला। एमसी बिना सोचे बोल देता है, मैं यहां कई बार आ चुका हूं। इवन हैरान, क्या? एमसी तुरंत संभलता है, जोक कर रहा था। चलो अंदर। अंदर जाते ही मॉन्स्टर्स और जाइंट गोलेम हैंड्स दिखाई देते हैं जो उन्हें पलक झपकते रगड़कर मिटा देंगे। इवन परेशान होकर पूछता है कि क्या ये क्रीचर्स रिडल का हिस्सा है, और अगर एमसी ने आंसर गलत दिया तो ये हाथ उन्हें कुचल देंगे। लेकिन एमसी एकदम शांत, आराम से रिडल सॉल्व करने लगता है। इवन सोचता है कि ये आदमी इतने खतरे में इतनी शांति कैसे रख सकता है। इवन याद करता है वो एमसी के साथ पूरे 4 साल से है, फिर भी उसे अब तक समझ नहीं पाया। ऑर्फन्स को बचाना, किसी अजनबी का कर्ज चुकाना, स्लेव्स को छुड़वाना, अनजान लोगों को रैंडम मैसेजेस पहुंचाना। इवन की नजर में एमसी पूरा वेयर्डो है, फिर भी उसे रिडल्स इतनी आसानी से सॉल्व करते देख इवन सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? एमसी तो शायद ही कभी एस्टेट से बाहर निकला है। लेकिन आखिरकार इवन मानता है कि वो एमसी के पीछे इसलिए चला क्योंकि उसकी हर कार्रवाई आखिर में किसी अच्छी चीज में बदल जाती है। आखिर वो लैबिरिंथ के अंदर पहुंच जाते हैं और एमसी को अचानक गेम के ग्रूसम विजुअल्स याद आ जाते हैं। वो थोड़ा घबराता है, फिर उनकी नजर पड़ती है एक लाविश रूम पर जो खजाने, गोल्ड और शाइनी आइटम से भरा है। लेकिन एमसी सीधा एक हैंड स्टैचू की तरफ जाता है जिसकी उंगलियों में कई रिंग्स हैं। वो कहता है कि उनका गोल है ब्लैक रिंग और उन्हें इसे लेकर तुरंत निकलना चाहिए। इवन, जो अपनी पॉकेट्स में गोल्ड भरने में व्यस्त है, पूछता है कि इस बेकार सी दिखने वाली ब्लैक रिंग में ऐसा क्या खास है। एमसी गंभीरता से बताता है कि बाकी कुछ भी लेने पर फ्यूचर में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। असल में उसे फाइनली वो रिंग मिल गई है जिसमें ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट सील्ड है। बाहर निकलते हुए एमसी काफी खुश है कि गेम नॉलेज ने काम कर दिया और काम एकदम स्मूथ रहा। लेकिन तभी इवन को एक बैड फीलिंग होती है। वो बताता है कि कैनियन के एंट्रेंस के पास जो रॉक पाइल्स थे, दरअसल वे गोलेम्स थे और अब वे जागना शुरू कर रहे हैं। इवन तुरंत फाइट मोड में आ जाता है, पूरी तरह टेंस। उसके लिए ये अननोन मॉन्स्टर्स है और ये पूरी सिचुएशन एक नाइटमेयर से कम नहीं। इवन सोचता है कि अगर वो अपने यंग मास्टर को सुरक्षित बाहर निकाल पाए तो अपनी जान देना भी मंजूर है। लेकिन तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है, इवन को रोकते हुए कहता है, पीछे हटो, इन गोलेम्स को मैं संभाल लूंगा। गोलेम्स हमला करने ही वाले होते हैं। इवन घबराकर कहता है कि पहले एस्केप राउट ढूंढना चाहिए। वो चिल्लाता है कि एमसी का सेकंड टियर मैजिक इन पर नहीं चलेगा। लेकिन एमसी एकदम शांत, कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है और ओथ ऑफ रेस्ट्रेंट को इन्वोक करता है। ब्लैक रिंग एक्टिवेट होते ही समय जैसे धीमा पड़ जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है। एक गूंजती हुई आवाज खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो नसीला की महान इच्छा का एक अंश है। वो एमसी को आदेश देती है कि वो 2 रिस्ट्रिक्शंस बताए जो वो खुद पर लगाना चाहता है। ये पल काफी इंटेंस है। गेम में तो ये बस एक चॉइस विंडो था, लेकिन अब ये अजीब कॉस्मिक अंधेरा और उसमें एक विशाल चेहरा, ये सब काफी ओवरवेलमिंग है। ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट एक एब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट है जिसमें यूजर खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और बदले में जबरदस्त पावर पाता है। लेकिन इस एंटिटी की आवाज की शक्ति एमसी को कांपा देती है। आवाज पहला रिस्ट्रेंट बताने को कहती है। एमसी हाथ के साइंस बनाते हुए बोलता है, मैं हर बार मैजिक कास्ट करते समय बबाइलोनिया के हैंड साइंस करूंगा। आवाज पूछती है, इस रिस्ट्रिक्शन के बदले तुम क्या चाहते हो? एमसी जवाब देता है, मैं दुनिया के नियमों को थोड़ा बहुत मोड़ सकने की शक्ति चाहता हूं। आवाज उसे ये शक्ति दे देती है। अब दूसरा रिस्ट्रेंट। एमसी कहता है, मैं मैजिक इस्तेमाल करते समय बबाइलोनिया के मंत्र ही चांट करूंगा। आवाज पूछती है कि इस रिस्ट्रिक्शन के बदले उसकी इच्छा क्या है? एमसी होकर कहता है, दुनिया के नियमों को और भी ज्यादा चुनौती देने की शक्ति।
एक पल के लिए एंटिटी चुप हो जाती है। एमसी को लगता है कहीं उसने गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो तो गेम के उसी एग्जैक्ट स्किल आइकन की नकल भी कर रहा है ताकि कुछ गलत ना हो। उसकी स्ट्रैटेजी सीधी है, साइंस प्लस चांस। इन दोनों रिस्ट्रेंट्स को मिलाकर सारे गेम में हाईएस्ट पॉसिबल मैजिक अटैक पावर मिलती थी, और एमसी ने तो गेम में हर कॉम्बो रट रखा है, तो ये काम करना ही चाहिए। आखिरकार एंटिटी फिर बोलती है। उसके रिस्ट्रेंट्स मान्य है। वो एमसी का आभार जताती है, उस इंसान का जिसने भूले हुए देवता के सभी जेस्चर्स और मिस्ट्रीज याद रखी। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या मतलब? तभी उसे दिखता है कि रिंग एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सब रिस्ट्रिक्शंस सही से लागू हो गए। एंटिटी आखिरी बात कहती है कि वो उसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि अब एमसी उसकी इच्छा का उत्तराधिकारी है, कुछ भी मतलब हो इसका। और फिर समय वापस बहने लगता है। गोलेम्स उसी पल हमला कर रहे होते हैं। इवन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हमारा एमसी बिना डरे अपना मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। वो खुद पर हल्की हंसी रोक नहीं पाता। गेम में यही स्पेल कितना कूल और ओवरपावर दिखता था, पर यहाँ उसके टाइनिमना पूल की वजह से ये बस छोटी सी चमक लगती है। वो उस छोटी जादुई रोशनी को हाथ में संभालते हुए सोचता है, चाहे जितनी मेहनत कर लूं, शायद यही मेरी लिमिट है। पर फिर बोलता है, चलो नए रिस्ट्रेंट्स टेस्ट कर लेते हैं। और सच कहें, उसका मैजिक पोज की वजह से हो या इफेक्ट की, एकदम मैजेस्टिक लगता है। खैर, हमारा एमसी चांटिंग शुरू करता है। पहला शब्द रिफ्रैक्शन, जिससे उसकी मैजिक आकार लेने लगती है। फिर आता है रिपल्शन, जिससे मैजिक फूलकर विशाल हो जाती है और तेज नीली बिजली जैसी लाइट में बदल जाती है। मैजिक बॉल अब सच में ह्यूज हो चुका है। हैंड साइंस करते हुए वो एक और चांद जोड़ता है, डायरेक्शन। और आखिरकार वो उसे अनलीश कर देता है। जिस अंदाज में वो मैजिक छोड़ता है, सीधा सीधा गोजों के होलो पर्पल की याद दिला देता है। प्योर सिनेमैटिक, ग्रैंड, एक्सप्लोसिव। उसके लाइटनिंग स्पेल की ताकत इतनी जबरदस्त है कि सारी गोलेम सेना एक ही झटके में राख में बदल जाती है। इवन अविश्वास में जड़ हो जाता है। ये अभी क्या हुआ? वो एमसी से पूछता है कि क्या उसने इतनी पावर अब तक छुपा कर रखी थी। एमसी सिर हिलाता है, नहीं। इवन कहता है कि अपने 15 साल के मर्सनरी लाइफ में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये सच में सेकंड ईयर मैजिक था? इवन पूछता है, और एमसी हाँ कहता है, हालांकि अंदर से वो खुद भी उतना ही कंफ्यूज्ड है। वो मानता है ये गेम जैसा बिल्कुल नहीं था। साइकेडेलिया के टर्न बेस्ड बैटल में मैजिक हर टर्न में हैंड साइंस या इनकेंटेशन से एनहांस होता था। अभी एमसी ने चेन लाइटनिंग को 4 इनकेंटेशंस प्लस हैंड साइंस 5 वाली मैसिव बूस्ट दे दी। मतलब उसने सीधा बड़े पैमाने की लाइटनिंग स्पेल की फुल सेटिंग्स ऑन कर दी। लेकिन ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट की वजह से उसे हैंड साइंस और चांस हर स्पेल के साथ करने ही थे, जिससे हर बार स्पेल और भी शक्तिशाली होती गई। फिर भी एमसी को लगता है कि सेकंड ईयर मैजिक का इतना ओपी निकल जाना कुछ ज्यादा ही हो गया, और वो खुद भी घबरा जाता है। उधर इवन सिर्फ इस बात से खुश है कि वे दोनों जिंदा बाहर निकल आए। थक कर बैठते हुए इवन कहता है, ये लड़ाई देखना लड़ने से भी ज्यादा थकाऊ था। आखिर इतना बुरा कैनियन बनाया किसने? थोड़ी देर सोचकर एमसी समझता है कि गेम में लैब्रिंथ ऑफ विस्पर्स का एक और नाम था, मेस ऑफ पाल्डो। वो इवन से कहता है, पाल्डो नाम के आदमी ने बनाया था। लेकिन इवन इतना थका हुआ है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। सच में ये डुओ आइकॉनिक है। एमसी इवन को पकड़कर कहता है कि उन्हें तुरंत घर लौटना होगा। वो कुछ नया आजमाना चाहता है। इवन हैरान, ये आज इतने मोटिवेटेड कैसे हो गए? आमतौर पर तो पूरे दिन सोफे से नहीं उठते। एमसी बताता है कि जब भी स्पेल के एट्रीब्यूट के हिसाब से वो सही हैंड साइन इस्तेमाल करता है, स्पेल की शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है, और सही इंकेंटेशन चुनने पर स्पेल की प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है। ठीक वैसा जैसा गेम में होता था। फर्क बस इतना है कि गेम में ग्राफिक्स एक जैसे रहते थे, बस नंबर्स बढ़ते थे। लेकिन इस दुनिया में हर इंकेंटेशन के साथ स्पेल एक्चुअल शेप बदलता है। वो सोचने लगता है, क्या ये इफेक्ट सिर्फ मेरे साथ ही होता है? शायद इसलिए क्योंकि मैं मना कंट्रोल में अच्छा हूं। उसे टेस्ट करना पड़ेगा जब उसकी मना वापस आ जाए। फिलहाल तो वो खुश है कि सब ठीक ठाक हो गया। जैसे ही दोनों घोड़े लेकर निकलने वाले होते हैं, दूर खड़ी रैन सब कुछ देख रही होती है। वो तेजी से कैनियन की तरफ बढ़ती है और अंदर जाकर
दीवारों पर बने रून्स देखती है। उन्हें पढ़ते ही वो शॉक में आ जाती है। वो कहती है, ये तो अलंफ एम्पायर के ग्लीव्स है, जो फॉरगॉटन आउटर गॉड्स के एरा की कहानी बताते हैं। रने की नजर एक और छिपे हुए ग्लीव पर जाती है, जिसका वो अर्थ निकालती है। मेरे उस दोस्त के लिए जो कायर पालन द्वारा अकेला छोड़ दिया जाएगा। वो ग्लीव्स को और गौर से देखती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो बताती है कि जिसने डार्क क्रीचर्स के इन्वेजन को रोका, जिसने अलकल कलका नाम के उस राक्षस को हराया जो नागरिकों के दिलों को निगलता था, वो कोई और नहीं बल्कि महान तेजस्वी सम्राट पालन दी ग्रेट था। उसे ये सब पता इसलिए है क्योंकि जन्म से ही उसे वो एंशिएंट लाइब्रेरी की नॉलेज विरासत में मिली थी। उसे याद आता है कि हमारे एमसी ने कहा था कि पालन ही कैनियन बनाने वाला था, पर रने हमेशा की तरह बातें गलत समझ लेती है। उसके दिमाग में मुझे पता था हमारा एमसी स्पेशल है। जब यूडिया जैसी ब्लडी क्वीन उसकी फॉलोअर है तो इसका मतलब ही कुछ और है। इतना हाई लेवल सबऑर्डिनेट रखना तो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने जैसी बात है। और अब वो यकीन कर लेती है कि एमसी खुद पालन का दोस्त है, क्योंकि उसने ग्लीव्स का मतलब ही गलत पढ़ लिया। और ऊपर से एमसी ने मैजिक कास्ट करते समय जो फ्रेज बोला था वो एंशिएंट लाइब्रेरी में कहीं भी नहीं मिलता। इससे उसके मन में एमसी की महानता 10 गुना बढ़ जाती है। शर्माते हुए वो मानती है कि यूडिया बिल्कुल सही थी और उसे आज तक बिना सोचे आदेश मानते रहना चाहिए था। और बस हमारे एमसी के हारेम में एक और यंदेरे बच्ची जुड़ गई। थोड़ा अजीब है क्योंकि ये सब बच्चे ही हैं, पर चलो आगे बढ़ते हैं। उधर रेना डीस को आते देख पूछती है, उस बेवकूफ से जो हमारे मास्टर का पीछा कर रहा था, कुछ पता चला? डीस कहता है कि वो मर चुका है और वो भी उसके हाथों नहीं। उसका सिर हवा में खुद ब खुद मड़र कर घूम गया। रेना कहती है कि ये सब यूडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। डीस सहमत हो जाता है और दोनों रवाना हो जाते हैं। जेनोनिया काउंटी में लेडी चाय पीते हुए हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है। वो बिल्कुल अफवाहों जैसा है, चिलिंग नो एक्सप्रेशन और बॉटमलेस आईज। उसे इस बात से परेशानी है कि एमसी ने उसे फेमस कहा। काउंट जेनोनिया भले ही ताकतवर है, पर कलिया खुद सोशल सर्कल्स में एक्टिव नहीं, तो एमसी ने उसे फेमस कैसे जाना? असल में कालिया ही असली मास्टरमाइंड है। वो ब्लैक मैजिक से अपने पिता काउंट को पपेट की तरह कंट्रोल कर रही है। मतलब परिवार की असली हेड वही है। एमसी द्वारा फेमस बुलाना उसके अंदर डर पैदा कर देता है। कहीं एमसी को उसका ये डार्क सीक्रेट पता तो नहीं? उसे याद आता है कि एमसी ने कहा था, यहाँ बहुत निगाहें हैं, जिसे कालिया गलत समझ लेती है। जैसे एमसी को पता चल गया हो कि उसने एक आदमी को एमसी के पीछे लगाया है। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग, सीधा एमिनेंस इन शैडो लेवल का। तभी उसे एक सर्वेंट से मैसेज मिलता है, कुछ प्रॉब्लम है। वो अपने कमरे में जाती है और शॉक में रह जाती है। वो आदमी जिसे उसने एमसी के पीछे लगाया था मरा पड़ा है। सर्वेंट कहता है कि शरीर पर लगे सील एक्टिवेट नहीं हुए, मतलब उसने कोई सीक्रेट रिवील नहीं किया। लेकिन कालिया समझ जाती है, कोई उसके आदमी की लाश को जानबूझकर उसकी रूम तक लाया है। वो गुस्से में सोचती है, एमसी को कैसे पता चल गया कि मैंने अपनी जासूस भेजी थी? और बस हमारा बेचार एमसी एक और लफड़े में फंस गया। उधर रात में एल्टिया एस्टेट में लॉरिया उदास बैठी है। उसे लगता है कि एमसी ठीक वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था, एक ऐसा इंसान जिससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसकी नजर में एमसी की आंखें उसी ठंडक से भरी थी जैसी उसके अपने पिता की, और इसलिए उसे समझ आता है कि लोग उसे अंडरवर्ल्ड का डिस्टिंग्विश्ड वन क्यों कहते हैं। ये सब सुनकर थोड़ा जेजेके के ऑनर्ड वन वाइब देता है। लेकिन खैर, लॉरिया समझ चुकी थी कि वो कभी भी एमसी को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, और फिर भी वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन जब एमसी ने उसकी मदद ठुकरा दी तो लॉरिया ने उस इनकार का मतलब ही गलत समझ लिया। उसे लगा कि एमसी कोई ऐसा सौदा क्यों लेगा जिसमें उसे कुछ मिले ही नहीं, और चूंकि उसकी सारी शक्ति और एसेट्स उसके भाई बहनों ने उससे छीन लिए थे, लॉरिया को लगा कि वो अब उसके किसी काम की नहीं। उसके भाई बहन कौन? एल्डेस्ट सन तमालियन, एल्डेस्ट डॉटर मैरियन, सेकंड डॉटर पीन, सेकंड सन की। लॉरिया सबसे छोटी और सबसे कमजोर थी और हमेशा की तरह बिल्कुल बेबस महसूस करती थी। एस्टेट में लौटते हुए वो सोचती है कि अब तक वो सिर्फ इसलिए बची रही
क्योंकि उसके पिता उसे प्यार करते थे। पर अब जब पिता भी दुनिया से जा रहे हैं, वो पूरी तरह अकेली है। अचानक उसके विचार टूट जाते हैं जब सर्वेंट्स हड़बड़ाते हुए अंदर आते हैं और बताते हैं कि उसके सभी भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली है। लॉरिया दंग रह जाती है। ये लोग सुइसाइड? कभी नहीं। उसे पता है they'd rather literally stab each other than kill themselves। वो तुरंत पूछती है कि तमालियन और मैरियन का क्या हुआ, और उसे बताया जाता है कि वही हाल उनका भी हुआ। रियलिटी दिखती है, वो लोग सच में एक दूसरे को स्टैबिंग कर रहे थे और लॉरिया को लगता है कि ये डीस का काम होगा। पर ट्विस्ट ये कि ये डीस का भी काम नहीं था। लॉरिया सदमे में खड़ी है और तभी हम देखते हैं कि रोडो, सिन ऑफ मिसोफोबिया, एल्टिया कैसल से बाहर निकलते हुए कह रहा है मिशन कंप्लीट, और रात में गायब हो जाता है। लॉरिया अब भी सदमे में है। उसके दिमाग में गूंज रहा है एमसी का वो वाक्य, फिक्र मत करो, अच्छे दिन आने वाले हैं। और बाकी सब की तरह वो भी मान बैठती है कि सारा काम हमारे एमसी का ही है, सब कुछ उसी ने सेट किया है। उसके दिमाग में तो एमसी एक कूल, काम ओवरलॉर्ड है जो सही समय पर अपने पंजे दिखाता है। लॉरिया सोचती है एमसी ने पार्टी में उसकी मदद ठुकराई, लेकिन चुपचाप उसके भाई बहनों को हटा दिया। सच कहें, उसके पर्सपेक्टिव से ये सब समझ में आता है। एकदम एमसी की तरह वो भी रातों रात अपनों की अकेली एयर बन गई, जो खुद ही डरावना है। लॉरिया घबरा जाती है। ये मैंने किस शैतान के साथ डील कर ली, ये सोचकर खुद कांप उठती है। वो लोग हमारे एमसी को कोई सर्वशक्तिमान ओवरलॉर्ड समझ रहे हैं, जबकि असलियत में वो बस एक चिलविंग आलसी लड़का है जो दिन भर आराम करना चाहता है। लेकिन लॉरिया अब वापस नहीं लौट सकती और उसे डर लगता है कि एमसी से धोखा करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ है। वो एग्जाम्पल्स खूब देख चुकी है, तो वो अपने चुने हुए रास्ते पर चलने की ठान लेती है। 2 महीने बाद पलेशियो एस्टेट। एमसी को एल्टिया के ड्यूक की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। इवन एक गिफ्ट देखकर ऑलमोस्ट गिर ही जाता है, सनइनेंस वाइन की बॉटल जो हजारों गोल्ड कॉइन्स की आती है। वो हैरान, ये सच में असली वाली है? एमसी नोट पढ़ता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पर लिखा है विद रिस्पेक्ट लॉरिया एल्टिया। एमसी सोचता है ये तो लॉरिया ने भेजा है, उसके पिता ने नहीं। वो डिलीवरी गाय से पूछता है तुम पक्का हो ये मेरे लिए है? डिलीवरी गाय बोलता है हाँ, ड्यूक ने खुद तैयार किया था और कहा था कि ये पर्सनल डिलीवरी हो। और यही एमसी को झटका लगता है। लॉरिया अब आधिकारिक तौर पर ड्यूक ऑफ एल्टिया बन चुकी है। वैसे लॉरिया 2 महीने में थोड़ी बड़ी नहीं लग रही, बट हुज काउंटिंग? वही लॉरिया अपने पीओवी में बताती है कि पिछले 2 महीने पलक झपकते बीत गए। पिता के फ्यूनरल के बाद उसने सक्सेशन सेरेमनी में एल्टिया की ड्यूक की जगह संभाल ली। अपने ऑफिस में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए लॉरिया याद करती है कि कभी वो इस कमरे में कदम भी नहीं रख सकती थी। उसके भाई बहनों की मौत इतनी अचानक हुई कि कोई उस पर शक भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसका परफेक्ट एलिबाई था। वो बॉल में थी। उसे याद आता है कि उसी वक्त उसके सिबलिंग्स ने उसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को गिरा दिया था और मैंशन लौटकर वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन अब उसे समझ आता है ये कितना अजीब लेकिन उसके लिए सही ट्विस्ट था। लॉरिया सोचती है कि हमारे एमसी ने परफेक्ट टाइमिंग चुनकर उसके भाई बहनों को हटाया और उसे एक फ्लॉलेस एलिबाई भी दे दिया। उसके दिमाग में एमसी का आईक्यू आसमान छू रहा है। कैसे कोई इतना गजब चेस लेवल प्लान कर सकता है? वो मान बैठती है कि एमसी ने मदद से इनकार दिखावे के लिए किया ताकि पार्टी में सब कुछ नॉर्मल लगे, जबकि पीछे से वो सारी सफाई कर रहा था। पूरी तरह ओवरलॉर्ड स्कीमिंग। ये लोग सच में एमसी को लेजेंडरी फिगर बना चुके हैं। वो सोचती है आखिर वो कितना आगे तक देख सकता है। लॉरिया ये भी कहती है कि उसने एमसी को अपने पिता के फ्यूनरल के बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि वो उसके बोझ नहीं बढ़ाना चाहती थी। आखिर में लॉरिया नतीजा निकालती है एमसी ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि एल्टिया ड्यूकडम उसके किसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा है। वो मानती है कि भले ही उसने एल्टिया ड्यूकडम की सारी सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस को एक कर दिया हो, फिर भी उसकी ताकत एमसी की हिडन शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। मतलब एक ही चीज हो सकती है, एमसी उससे कुछ चाहता है। वो सोचती है कि एमसी पलाजियो का अकाउंट, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम, जिसने अपनी पावर सिर्फ बिजनेस ब्रेन से बनाई, क्या उसे लॉरिया के पास से कुछ भी मिल सकता है? वो ये भी सोचती है कि शायद एमसी को एल्टिया नाम की जरूरत हो,
ताकि वो पॉलिटिकल लैंडस्केप को शैडो से मैनिपुलेट कर सके। लेकिन फिलहाल वो अपने ही कामों पर ध्यान देने का फैसला करती है, जानते हुए कि द डिस्टिंग्विश्ड वन जल्दी ही उससे संपर्क करेगा। और बस हमारा एमसी अपने ऑर्फनेज में एक और प्रॉब्लम चाइल्ड जोड़ लेता है। और सच कहें, द डिस्टिंग्विश्ड वन जैसा निकनेम एकदम फायर है। मैं भी इसे पसंद कर रहा हूं। लॉरिया शर्माते हुए सोचती है कि उम्मीद है एमसी ने उसका भेजा गिफ्ट और उसके दिल से भेजा सम्मान महसूस किया होगा। हाँ, अब हालात थोड़े नहीं, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। उधर हमारे एमसी के पास डिलीवरी गाय जाता ही है और एमसी वही खड़ा बिविल्डर्ड। वो सोचता है कि लॉरिया मौत के खतरे में थी और अब वो ड्यूक बन गई। ये सब क्या हो रहा है? इवन भी कंफ्यूज्ड है, ये हमारे यंग मास्टर के साथ क्या चल रहा है। लेकिन एमसी को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुछ महीने बाद 5 साल पहले की टाइमलाइन में हमारा एमसी काफी मैच्योर दिखता है। इवन पूछता है, क्या अब मुझे आपको काउंट बुलाना चाहिए? एमसी कहता है, जो चाहे बुलाओ, सक्सेशन सेरेमनी अभी हुई नहीं, और वैसे भी 1 साल से काउंट का काम तो कर ही रहा हूं। सेरेमनी से क्या फर्क पड़ेगा? अंदर ही अंदर एमसी को थोड़ा दुख होता है। उसने कभी काउंट बनना चाहा ही नहीं था। उसका ओरिजिनल प्लान बहुत सिंपल था, सक्सेशन वॉर से दूर रहो, रॉड मिल में बस जाओ, गुरमेट एडवेंचर शुरू करो। लेकिन अब सोचकर वो खुद को दिलासा देता है कि नोबल लाइफ इतनी खराब ही नहीं, काम और चिल का बैलेंस काफी अच्छा है। उसी समय इवन उसे एक लेटर देता है उतिया की तरफ से। अंदर जाते हुए एमसी पूछता है कि लियो को मारने वाले असैसिन्स के बारे में कुछ पता चला? इवन कहता है कि अभी तक कोई लीड नहीं। इंफॉर्मेशन गिल्ड पर भरोसा रखने को कहता है। वो अभी भी केस पर काम कर रहे हैं। असल में यही वजह थी कि उतिया इतनी घबराई हुई रहती थी और बाकी सिंस को बार बार कहती थी कि हमारे एमसी को कभी पता न चले कि लियो की मौत उन्हीं का काम था। खैर, इवन फिर पूछता है कि एमसी अब उस जानकारी का क्या करेगा? वो खुद सोचता है कि गेम से जो छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं वो सब उसके एक्शंस के बटरफ्लाई इफेक्ट्स है। तो वो इवन को कहता है, बस किसी भी सरप्राइज के लिए तैयार रहना है। इवन मजाक करता है, अरे ये तो सच में काउंट वाली बात लग रही है। एमसी लंबी सांस भरता है उतिया का लेटर खोलते हुए। वो सोचता है, इस बार क्या लिखकर भेजा है? लेटर में उतिया ऑर्फनेज की बातें बताती है, कैसे सब अपनी अपनी हॉबीज में डूबे हुए हैं। डीस पपेट मैनिपुलेशन में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लगता है। सोलरैंग अपने दोस्तों के साथ गेमिंग में लगा रहता है। रेना अब भी किताबों में घुसी रहती है, पर साथ ही सैंड कैसल्स भी बनाना शुरू कर दिया है। रोन गार्डन की देखभाल में खुशियां ढूंढ रहा है। ये सब पढ़कर एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये मंथली लेटर्स का आदान प्रदान उसके लिए रूटीन से ज्यादा कंफर्ट बन चुका है, और इन बच्चों के अच्छे से जीने की खबर उसके दिल को सच में गर्माहट देती है। उसे एहसास होता है वो ये भी नहीं जानता कि ये बच्चे अब कितने साल के हो गए हैं। जिज्ञासा में वो इवन से पूछता है। इवन बताता है कि अब वो एज में आ चुके हैं जहां वो दुनिया में निकल सकते हैं। 5 ग्रेट सिंस अब ऑर्फनेज छोड़ने को तैयार है। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वे इतने जल्दी बड़े हो जाएंगे। वो इमेजिन करता है कि एक दिन वो सब अडल्ट बनकर उसका शुक्रिया अदा करने आएंगे। उसे समझ आता है शायद वक्त आ गया है उन्हें जाने देने का। इवन पूछता है, पर आपने उन्हें इसलिए लाया था क्योंकि वे घायल थे? एमसी कहता है, अब वो काफी बढ़ चुके हैं, अब अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। अंदर से वो जानता है उसने इतना किया कि वे डेडली सिंस न बने, अब वो खुद ठीक रहेंगे। इवन भी मान जाता है कि चूंकि सब स्वस्थ है उन्हें छोड़ देना ही सही है। एमसी को गेम साइकेडेलिया की याद आती है, जहां हर बॉस बैटल के साथ उसका बैकग्राउंड, एबिलिटीज और नैरेटिव आता था। उतिया गिफ्ट ऑफ फेथ, डीज स्वॉर्ड, रेनी स्टडिंग, सोलेंग बॉर्न फाइटर, रैन अपोसल की कॉलिंग। एमसी को लगता है अगर ये बच्चे अपनी स्किल्स सही दिशा में लगाए तो दुनिया में अपना नाम खुद बना लेंगे। सो वो फैसला करता है कि वो हर बच्चे को एक पर्सनल लेटर लिखेगा। खुद को दाद देते हुए सोचता है, वाह क्या आइडिया मारा है। और जब तक वो लेटर्स लिख रहा होता है सोचता है कि हर एक के लिए एक खास गिफ्ट भी तैयार करे। वो इमेजिन करता है कि बच्चे इन्हें पाकर कितने खुश होंगे।
पूरा दिन लिखने में लगाकर आखिरकार वो लेटर्स पूरा कर लेता है। इवन जिसे उसे कंपनी देनी थी बीच में सो गया था और जैसे ही उठा तो तुरंत लेटर्स उठाकर डिलीवर करने निकल गया ताकि एमसी पकड़ न ले। उनकी बॉन्डिंग वाकई प्यारी है। एमसी सोचता है शायद जब ये बच्चे दुनिया में नाम कमा लेंगे तो मुझे भी कुछ वापस भेजेंगे। वो अपने विचार खत्म करता है उन्हें एनकरेज करते हुए कि मेरी चिट्ठी पढ़ो और दुनिया में निकलो। ये जेन्युइनली हार्ट वार्मिंग है। लेकिन एमसी की इंटेंशंस के बिल्कुल उलट उन बच्चों ने उन चिट्ठियों को ऐसे लिया जैसे आइंस ओवरलॉर्ड ने सीधे कमांड जारी कर दिया हो। पूरी सीरियसनेस, पूरी रेवरेंस, पूरी गलतफमी गंभीर चेहरे के साथ यूडिया सबको बताती है कि उनके ऑर्डर्स आ चुके हैं और उनके लॉर्ड ने हर एक के लिए कुछ स्पेशल भी तैयार किया है। और सच में भले ही टाइम स्किप सिर्फ 1 साल का हुआ है, ये बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। खास तौर पर डीस अब तो लंबाई में पूरा खंभा लग रहा है। मुझे भी उनके छोटे डेज याद आते हैं। पर चलो, ग्रोथ अच्छी बात है। सब अपनी अपनी लेटर्स खोलते हैं और रिएक्शंस पूरे अलग अलग। डीस हमेशा की तरह कूल, अनरीडेबल। सॉल रैंग एक्साइटमेंट की फैक्ट्री, उछल कूद नॉन स्टॉप। रेन अब भी एमसी के लिए सिंपिंग मोड ऑन। यूडिया थोड़ी कंफ्यूज्ड, थोड़ा पॉजेसिव। फिर एक छोटा बोनस मिलता है जिसमें सिंस की पर्सनालिटीज दिखाई जाती है। इस बार फोकस है रेन पर। टर्न्स आउट वो ज्ञान की भूखी है। उसे इम्प्रेस करना है। बस उसे एक अच्छी बुक गिफ्ट दे दो और वो तुम्हारी हो जाएगी। स्टोरी में वापस उतिया बाकी सिंस को याद दिलाती है कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले उन्हें पहले की सारी लेटर्स पढ़ लेनी चाहिए जो वो एमसी से पाती आई है। वो कहती है कि हमारे लॉर्ड के हिडन ऑर्डर्स समझने के लिए उनके राइटिंग स्टाइल को समझना जरूरी है। सॉल रैंग तो खुशी से चिल्ला उठती है, सच में? अब हम सब पढ़ सकते हैं। पहले तो सिर्फ उतिया ही पढ़ती थी। उतिया कहती है कि चूंकि अब एमसी ने हर एक को अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं, अब सबका इन्वॉल्व होना जरूरी है। लेकिन जैसे ही वे लेटर्स पढ़ते हैं सबके मुंह खुल जाते हैं क्योंकि कंटेंट तो लिटरली कैजुअल स्मॉल टॉक है। उतिया उन्हें तुरंत समझाती है हमारे लॉर्ड हमेशा अपने आदेशों को कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह डिस्गाइज करते हैं। वो उन्हें पहला लेटर दिखाती है जो एमसी ने उसे भेजा था, जिसमें बस फ्रेंडली हेलो और भाइयों के तंग करने की शिकायत थी। लेकिन उतिया इसे ट्रांसलेट करती है। ये एक एलिमिनेशन टारगेट था और मंथली अपडेट्स की डिमांड। बाकी सिंस भी यही मान लेते हैं। देयर लॉर्ड 4D चेस ओवरलोड। डीस कहता है कि एमसी शायद इसलिए ऐसे लिखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन लीक न हो। उतिया सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि इसीलिए हमें लेटर्स पढ़कर ऑर्डर्स डीकोड करना सीखना चाहिए। डीस पूछता है अगर हमारे लॉर्ड को लीक की इतनी चिंता है तो हम उनसे पर्सनली मिलने क्यों नहीं जाते या मैजिक कम्युनिकेटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। रेडन भी सहमत होता है कि लेटर से ज्यादा रिस्क तो कुछ नहीं। लेकिन उतिया ठंडे स्वर में कहती है हमारे महान मास्टर की इच्छा पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। सबके मुंह बंद। डीज भी डरकर कहता है मैंने कुछ नहीं पूछा, भूल जाओ। दूसरी तरफ सैंग बहुत खुश है कि उसे लेटर मिला है और वो बाकी को भी खोलने को कहती है। सब अपनी लेटर्स पढ़ते हैं और अपने तरीके से गलत समझते हैं। डीज मुझे कैलिबन दी नेशन ऑफ नाइट्स जाना है। सोल रंग मुझे डेजर्ट कॉलोनी जाना है। रेनिन मैं रेक्सास जा रहा हूं, एंटरटेनमेंट सिटी। रेन लार्थेनिया मेस सिटी। उतिया फुल यंदेरे स्माइल मैं रोजरियो किंगडम जाऊंगी। और सच पूछो तो आर्टिस्ट ने उसे जैसे ड्रॉ किया है भाई, बिल्कुल जानबूझकर किया है। नॉट कंप्लेनिंग दो डॉट। उतिया पूछती है सबको पता है वहां जाकर क्या करना है। सब सिर हिलाते हैं, हालांकि आधे को कुछ पता भी नहीं। डीज धीमे से कहता है मुझे नाइट बनना है शायद। सोल रंग बताती है कि पैट्रोनेज जारी रहेगी, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट चिंता मत करो। रेना जोड़ती है कि एमसी ने गिफ्ट्स की लोकेशंस भी बताई है और रेडन कहता है उन गिफ्ट्स का असली मीनिंग वहां पहुंचकर पता चलेगा। उतिया सबकी तारीफ करती है और आखिरी नियम बताती है जब तक हमारे महान मास्टर खुद न कहें ब्लू मून का नाम किसी के सामने मत लेना। उनके लिए ये सेक्रेड कमांडमेंट है। इसका मतलब साफ है, किसी भी हालत में वे लोग हमारे एमसी का असली नाम उजागर नहीं कर सकते। और ऐसे ही 5 सिंस अपनी अपनी जर्नीज पर ऑर्फनेज से निकल जाते हैं। 3 महीने बाद
हमारा एमसी अपनी डेस्क पर जादू की रिसर्च कर रहा है। जैसे जैसे वो नोट्स पलटता है, उसे वही डर पक्का होता जाता है। मैजिक के फेजेस में बदलाव पर कोई नई जानकारी मौजूद नहीं, मतलब उसे सब कुछ खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। वो इवन से पूछता है कि लियो को मारने वाले का पता चला? इवन बताता है इंफॉर्मेशन गिल्ड को अब भी कुछ नहीं मिला। एमसी गहरी सोच में डूब जाता है। उसे साफ लगता है ये बटरफ्लाई इफेक्ट हाथ से निकल चुका है। आखिर उसने बचा लिया था पांचों डेडली सिंस को और लॉरिया को भी, जो गेम की टाइमलाइन में काफी पहले मर जानी थी। और अब वो ड्यूक बन चुकी है और अंडरवर्ल्ड पावर इतनी तेजी से इकट्ठा कर रही है कि डर लगे। दुख की बात यह कि एमसी को बिल्कुल नहीं पता ये सब उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर वो इवन को आदेश देता है इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो। इवन हैरान, पक्का? एमसी सोचता है कई बार ज्यादा जानना खुद मौत बुलाना है। गेम में इंफॉर्मेशन गिल्ड कुछ भी ढूंढ लेती थी, लेकिन ये केस उनकी पहुंच से बाहर है, जो साफ संकेत है कि छेड़ने से मौतें होंगी और वो ऐसी पॉइंटलेस मौतों से दूर रहना चाहता है। उसे लगता है जब तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन के करीब नहीं जाएगा जिन्होंने लियो को मारा, वे लोग भी उसे नहीं छुएंगे। तो वो इवन से कहता है खोजने का कोई मतलब नहीं। इवन सिर हिलाता है और कहता है कि वो गिल्ड को जानकारी दे देगा। फिर इवन न्यूज लाता है डीज को कैलिबर्न में नाइट बना दिया गया है। एमसी, जिसे ये पहले से पता है, बिल्कुल कैजुअल में कहता है गुड फॉर हिम। 3 महीने बाद इवन फिर अपडेट्स लाता है डीज ने अपनी खुद की नाइट ऑर्डर बना ली है। एमसी फिर श्रग कर देता है लड़का टैलेंटेड है, ठीक है। वो पूछता है इसका मतलब वो अब कम से कम स्वॉर्ड एक्सपर्ट हुआ होगा या उससे भी ऊपर? इस दुनिया में स्वॉर्ड रैंक्स है, स्वॉर्ड यूजर, स्वॉर्ड एक्सपर्ट, स्वॉर्ड मास्टर। एमसी सोचता है अभी नाइट बने कितना समय हुआ है? नॉर्मली इम्पॉसिबल है, लेकिन इवन बताता है लोग कह रहे हैं कि दुनिया को 10 साल में 5वां मास्टर नाइट मिलने वाला है। एमसी पूछता है मास्टर नाइट यानी स्वॉर्ड कैलिबर, सही? इवन कहता है हाँ। ये सुनकर एमसी का सीना सच में गर्व से भर जाता है। 6 महीने बाद, कुल 1 साल ऑर्फनेज छोड़े हुए, इवन फिर दौड़ कर आता है। डीज स्वॉर्ड कैलिबर बन गया है, किंगडम का 5वां मास्टर नाइट। एमसी चौंक जाता है, क्या स्वॉर्ड मास्टर ही तो मास्टर नाइट का खिताब पाते हैं? साइकेडेलिया के लोर में स्वॉर्ड मास्टर वो होते हैं जो ऑरा ब्लेड से आगे बढ़कर डेरिवेशन नाम की यूनिक एबिलिटी अनलॉक करें। एमसी इवन से फिर पूछता है क्या तुम पक्का हो? इवन क्लैरिफाइज टेक्निकली डीज अभी पूरी तरह स्वॉर्ड मास्टर नहीं, डेरिवेशन डेवलप नहीं हुआ है, पर किंगडम ने उसे मास्टर नाइट की उपाधि दे दी है। और आइसिंग ऑन द केक, वो 4th स्वॉर्ड को ड्यूअल में हरा चुका है। इवन ये भी जोड़ता है 4th स्वॉर्ड उत्तरी बारबेरियंस के हाथों गिर गया था। एमसी नोट करता है गेम के लोर में ये लोग दशकों की लड़ाई में उलझे रहते हैं। इवन समझाता है मना को मास्टर कर उसे शरीर के भीतर मैनिपुलेट करने में लगभग 15 साल लगते हैं और डेरिवेशन बनने में तो कई कई दशक लग जाते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड रीइनहार्ट सिर्फ 32 साल की उम्र में इतिहास का सबसे युवा मास्टर नाइट बना था। ये सब मेन स्टोरी के एक्ट 3 में होता है। रीइनहार्ट बेहद ताकतवर था, फिर भी अपनी नेचुरल प्रतिभा के बावजूद उसे इस लेवल तक पहुंचने में 20+ साल लगे। और इधर डीज, एक बच्चा जिसे तलवार की ABC तक नहीं आती थी, अब पहले ही मास्टर नाइट बन चुका है। हमारा एमसी सोचता है अगर डीज बस डेरिवेशन का इंतजार कर रहा है तो इसका मतलब वो रीइनहार्ट को भी बीट कर चुका है, वो भी स्वॉर्ड मास्टर रहते हुए। एमसी के दिमाग में आता है क्या मैं इससे अभी दोस्ती कर लूं? इवन हमेशा की तरह सिर हिलाता है जैसे ये बात बिल्कुल सामान्य हो, पर तुरंत एमसी खुद को डांट देता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इवन भी अपने एक्सप्रेशन स्विच कर लेता है मानो ये रूटीन हो। एमसी महसूस करता है कि उतिया ही एकमात्र है जो सच में उसकी परवाह करती है। पूरा 1 साल हो गया और उसे सिर्फ उसी की चिट्ठी आई है। होली किंगडम घूमते हुए भी उतिया उसे डेडली सिंस की अपडेट्स भेजती रहती है, मतलब वो कांस्टेंट टच में है। लेकिन एमसी थोड़ा उदास भी है कि उन बच्चों ने जिन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, कम से कम उसे थैंक यू तो कहना चाहिए था उन गिफ्ट्स के लिए जो उसने दिल से भेजे थे। वो गिल्टी महसूस करता है, खुद को हल्का थप्पड़ मारकर फोकस में आता है। कम से कम उन्होंने किंगडम तो नहीं उड़ाया।
अपने डेडली सिन पावर्स जागने के बाद ठीक चल रहे हैं, बस वही काफी है। इवन को तो इस सेल्फ डिल्यूजन पर यकीन नहीं है, पर चुप रहता है। कैलिबर्न के दिल में केरम की भीड़ भाड़ के बीच स्थित है ग्रैंड मैंशन, जहां रहते हैं सोलर एक्लिप्स नाइट्स। यहां ट्रेनिंग चल रही है और ऊपर बालकनी से हमारा बॉय डीज देख रहा है। कैप्टन डीज, किंगडम का यंगेस्ट मास्टर नाइट। पहली बार उसकी छोटी बहन का भी ग्लिम्स मिलता है, बहुत प्यारी। डीज के पीओवी से यकीन करना मुश्किल है कि ऑर्फनेज छोड़े 1 साल बीत गया। याद करते हुए उसे अब भी शर्म आती है। कभी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन ने उससे उसके परिवार को छीन लिया था और वो अपनी छोटी बहन से बिछड़ गया था। वो ट्रॉमा उसे पागलपन की हद तक गुस्सा और नफरत से भर देता था। इन्हीं अंधेरे पलों में हमारे एमसी ने उसे बचाया था। डीज कहता है, सिर्फ बचाए जाने से उसकी निष्ठा नहीं बनती, लेकिन उतिया ने उसे रिवेंज का मौका दिया और वो ब्लू मून के ऑर्डर्स के रास्ते कई खतरनाक मिशंस और इनसेन ट्रेनिंग में उतर गया। वो मानता है उसे मिशंस की परवाह नहीं थी, न अपनी जान की, बस एक ही मकसद, डार्क फोर्सेस को रोकने के लिए ग्राउंड वर्क बनाना। फिर एक दिन उसे उसका पहला पर्सनल ऑर्डर मिलता है एमसी की तरफ से। उसे एक छोटे होटल में जाना था सदर्न कैलिबर्न में, क्योंकि एमसी ने वहां उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा था। डीज ने गिफ्ट की परवाह नहीं की, लेकिन जैसे ही वो होटल में दाखिल हुआ उसके कदम रुक गए। उस लेटर के अंदर जो चीज एमसी ने उसके लिए छोड़ी थी वो उसकी लॉन्ग लॉस्ट छोटी बहन थी। वो उसे कसकर गले लगाता है और समझता है कि ये गिफ्ट उसके लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। और एमसी, शायद उसे पहले से पता था कि डीज की बहन कहाँ है, और उसने ही इस हार्ट वार्मिंग रियूनियन की पूरी योजना बनाई थी। डीज ने अपनी बहन को जोर से पकड़ लिया। उसकी आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। वो बस इतना बोल पाया कि जिसे वो मरा हुआ समझता था। वो अभी भी जिंदा थी। दर्द और सुकून दोनों से टूटा हुआ वो उससे पूछ बैठा कि उसके खो जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। स्तीला भी रो रही थी, उसके हाथ को पकड़े हुए, उसे एक हल्की सी सांत्वना भरी मुस्कान देती हुई। थोड़ी देर बाद दोनों चाय लेकर साथ बैठ गए। जब स्तीला शांत हुई तो उसने बोलना शुरू किया। उन लोगों के उसे घसीट कर ले जाने के बाद वो बहुत लंबे समय तक अंधेरे में फंसी रही। बोलते हुए उसकी यादें ताजा हो गई, एकदम साफ। वो बताने लगी कि कैसे उसे एक बिल्कुल काली बंद केज में रखा गया था, बस उस पल का इंतजार करते हुए जब उसे बाहर निकालकर मार दिया जाएगा। जब आखिर उसका नंबर आया तभी कोई बेहद ताकतवर इंसान वहां आ गया। उसने स्तीला का हाथ पकड़ा और उसे रोशनी की तरफ खींच लिया और वो भागकर अपनी जान बचा पाई। सालों बाद जब उसे एक स्लेव मर्चेंट को बेचने वाले थे, तब भी एक और शक्तिशाली शख्स ने उसकी रक्षा की। एक तलवार ने हमलावरों को चीर दिया और वो दूसरी बार भी बच गई। वो इंसान था एलन का नाइट, युअन, जिसने स्टाइला, डेज की सिस्टर, को बचाया था। मौजूदा पल में लौटते हुए स्टाइला ने बताया कि उन घटनाओं के बाद उसे स्पॉन्सर और कीमती दवाएं मिली थी। वो आत्मविश्वास से वो शब्द दोहरा रही थी, एलन की लेटर को हाथ में पकड़ते हुए। उसने बताया कि ये लेटर उसे सीधे हाथों में दी गई थी और एलन ने बिना रुके मेडिसिन और मदद भेजी थी। लेटर पर लिखा नाम था एलन पेलस्टोनियो और मैसेज में साफ बताया गया था कि हर चीज स्टाइला के लिए ही भेजी गई है और एलन ने उसे ये पर्सनली पहुंचाने के लिए कहा था। उस पल तक डेज समझ चुका था कि ग्रेट मून उसके लिए भी काम कर रहा था। वो पहले से जानता था कि उसकी बहन एलन के लिए कितनी प्रेशियस थी। स्टाइला हंसते हुए बोली कि उस महान स्पॉन्सर ने उसकी इतनी मदद की है कि वो बयान भी नहीं कर सकती। वो दिल से एलन की आभारी थी। एलन ने ये सब अपने नाइट युअन के जरिए किया था, क्योंकि वो अपनी असली पहचान छुपाए रखना चाहता था। पर डेइस तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर सदमा फैल गया जब उसने फुसफुसाकर कहा कि ग्रेट मून उसकी बहन की रक्षा अपने ही नाम से कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेट मून को उनके हालात के बारे में पता कैसे चला। उसने कहा कि उसने कभी भी अपने फैमिली के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। सिर्फ युतिया ही वो इंसान थी जिसने उस काले लैंप को नोटिस किया था, जिसने कभी डेइस को निशाना बनाया था। वो गंभीर हो गया, अपने कंधों को पकड़ते हुए खुद से पूछ रहा था कि ग्रेट मून को सब कैसे पता था। हर कोई ग्रेट मून को उन अनगिनत कहानियों के पीछे का अनमैच्ड जीनियस मानता था। एक ऐसा इंसान
जो हर छिपे सच से वाकिफ लगता था। उसी वक्त डेइस के दिमाग में यादें चमकने लगी, खासकर यूतिया से जुड़ी हुई। उलझन और अविश्वास उसे घसीटकर एक ही तस्वीर की तरफ ले जा रहे थे। अचानक सब जोड़ जुड़कर साफ होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यूतिया क्यों हमेशा ग्रेट मून की बात आते ही घबराती थी, उसकी आवाज में नर्वसनेस क्यों होती थी, और वो बार बार क्यों कहती थी कि एक तलवार अपने मालिक के बिना कभी खुद से नहीं चल सकती। अंधेरा उसकी सोच में भर गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि असल में मूर्ख तो वो खुद ही था, फिर भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसे वो बातें याद आई जो उसने पहले सुनी थी। ग्रेट मून पहले से सब जानता था, और वो उस बच्चे के लिए रास्ते में संकेत छोड़ता जा रहा था, जिसे अकेले जीना पड़ेगा। ये सच आखिरकार उस पर गिरा तो उसका शरीर कांप उठा, उसकी आवाज भी। स्टाइला ने उसे उस डूबते एहसास से बाहर निकाला और पूछा कि वो इतना हैरान क्यों दिख रहा था। अंदर से डेइस समझ चुका था कि उसकी अपनी ही स्वॉर्ड ने उसकी मर्जी के बिना कदम उठाया था। फिर भी ग्रेट मून ने दया दिखाई थी। जैसे ही नैरेटर का नजरिया फैलता है, ये साफ होता है कि ग्रेट मून एलन ने डेइस की जिंदगी को ऐसे चलाया था जैसे कोई बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी, जैसे वो किसी पपेट को चला रहा हो। डेइस ने धीमे से कहा कि उसने इतने साल नफरत और बदले में बर्बाद कर दिए, ब्लैक शीप के खिलाफ, और कभी असलियत समझ ही नहीं पाया। डेइस ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसके चेहरे की खुशी ऐसी चमक रही थी जैसे कोई लंबी डरावनी अंधेरा भरी रात से बाहर निकला हो। वो बच गई थी। उसने ग्रेट मून की रक्षा भी की थी और अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखा था। उसके लिए उसका जिंदा होना किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। फिर उसके दिमाग में यूतिया की बातें गूंज उठीं। वो हमेशा कहती थी कि एक दिन वो समझ जाएगा कि वो उस आदमी यानी ग्रेट मून का पीछा क्यों करती है, जो सच में डरावना था। डेइस को समझ आया कि वो कभी भी फैनेटिक नहीं थी, नहीं आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करने वाली। उसने अपनी मर्जी से कैलिबन हासिल किया था और नाइट बनी थी। फिर भी वो एलन को ऐसे मानती थी जैसे कोई भगवान हो। अब डेइस को समझ आ गया था क्यों। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने कहा कि उसका मिशन है कैलिबन की चोटी तक पहुंचना, मास्टर नाइट बनना और अपनी पर्सनल नाइट ऑर्डर बनाना, ऐसे तलवारबाजों से भरा जो ग्रेट मून के प्रति समर्पित हो। उसे अब समझ आया कि यूतिया हमेशा क्यों कहती थी कि एलन उसका भगवान और लाइफ सेवर है। उसके दिल में सिर्फ एक अटूट लॉयल्टी थी। इस फैसले से भरा डेइस ने स्वॉर्ड मास्टर बनने और अपना नाइट ऑर्डर बनाने का रास्ता चुन लिया। उनकी उठती कहानी आकार लेने लगी। कुछ समय बाद डेइस बालकनी पर खड़ा था। एक लंबा नाइट आया और बोला कि समय आ गया है। डेइस आगे बढ़ा और नीचे खड़े अपने नाइट ऑर्डर को देखा। उसने घोषणा की कि ये एक्सपेडिशन सोलर स्केल्टन्स का पहला बड़ा कदम बनेगा। मुश्किलें अब उसके लिए मायने नहीं रखती थी। उसने अपनी डरावनी और मेस्मराइजिंग स्वॉर्ड को पकड़ा और कहा कि वो उस दिन का इंतजार करेगा जब वो ग्रेट मून को अपनी ग्रैटिट्यूड और उसकी बराबरी का रीपेमेंट दे सके। उसकी आंखें काली दृढ़ता से चमक उठीं। उनके युग के प्रोडिजी के लिए उसकी लॉयल्टी अटूट थी। उसने चांद के नीचे अपनी काबिलियत साबित करने की कसम खाई। सोलर स्केल्टन नाइट्स फिर बारबेरियंस के खिलाफ एक्सपेडिशन के लिए निकल पड़े। एलन बाहर बैठा रहा, सोचते हुए कि जगह कितनी शांत लग रही है। शायद इसलिए क्योंकि उसके सारे सबॉर्डिनेट अब मजबूत वॉरियर्स बन चुके थे। दूसरी तरफ एलन अपनी किताब देख रहा था और बड़बड़ाया कि सब उससे उड़कर दूर चले गए और अभी उसे और जानकारी की जरूरत नहीं। उसका जीवन और उलझा हुआ लग रहा था, पर उसने खुद को याद दिलाया कि ध्यान रखना है। उसने मजाक में कहा कि उसे कर्सिव में लिखना बंद कर देना चाहिए और अगली बार साफ साफ लिखेगा। लैबिरिंथ से लौटने के बाद उसने उन फ्रेजेस की रिसर्च पर ध्यान लगाया जो उसे वहां मिली थी। एलन ने धीमी हंसी छोड़ी, अपनी रिपोर्ट्स पूरी होने पर संतुष्ट होकर। पीछे टिककर बैठते हुए उसने उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सोचा। मैजिकल इम्प्रिंट की रीइंफोर्समेंट और स्पेल्स के अंदर रिफ्रैक्शन का बिहेवियर। उसने नोट किया कि रिफ्रैक्शन किसी भी पूरे हुए स्पेल के अंदर की कमजोरियों को और तेज कर देता है, जिससे उसका गुस्सा बाहर फैलने लगता है, और रिपल्शन स्पेल की स्ट्रक्चर को तोड़मरोड़ देती है और किसी भी फेंके गए प्रोजेक्टाइल की ट्रांजिशन को बदल देती है। ये फेनोमेनन उसे अब भी हैरान कर देता था। यूनिवर्स लॉ उसके हाथों में होने के बाद, यानी वो नियम जिन्हें दुनिया खुद मानती है,
अब वो मैजिक को उसकी मूल सीमाओं से भी आगे बदल सकता था। उसकी ऑब्जर्वेशंस के अनुसार ब्लू लाइट पैरेलल मैजिक को मजबूत करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल अटैक्स। उसने ये थ्योरी भी बनाई कि डिफ्रैक्शन की लाइंस चीजों को आर पार जाने देती है, जिससे इम्पैक्ट के समय क्रिटिकल इफेक्ट पैदा होता है। जब उसने पहले गोलम को मारा था तो वो विशाल दैत्य पल भर में उड़ गया था। इतना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद वो पूरी तरह वेपराइज हो गया था। उसके लिए तो रूल ही सबसे ज्यादा मायने रखता था और स्पेल की एक भी फ्रेज गलत नहीं हो सकती थी। लेकिन अपनी करंट मना के साथ वो ऐसे बड़े लेवल का मैजिक दिन में बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था। थकान उस पर भारी पड़ रही थी। ये सब समझने में उसे बहुत समय लग गया था। फिर वो गंभीर हो गया। उसे इस दुनिया की सीमाएं याद आ गई। बेबी लोवीना की हैंड साइंस और फ्रेजेस सदियों पहले खो चुके थे। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इतिहास में भी उनका जिक्र नहीं मिलता। इसलिए उसे मजबूरी में सब कुछ खुद ही रिसर्च करके पूरे मिसिंग हिस्सों को नए सिरे से बनाना पड़ा। इसके बावजूद अजीब बात यह थी कि उसे ये चुनौती पसंद आने लगी थी। हालांकि उसने मैजिक सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सीखी थी। उसने उंगलियां जोड़कर उस स्पेल की तैयारी शुरू की, जिसे वो 2 महीनों से रिफाइन कर रहा था। उसके सामने एक क्रैकलिंग पर्पल लाइट चमकी। एलन ने खुद ही रिजल्ट को जोर से बयान किया। मना फ्रेज के फोकल पॉइंट को हटाने से आयम्बुलेंस पैदा होता है और वही आयम्बुलेंस लाइटनिंग बना सकता है। एक छोटी पर्पल लाइटनिंग की स्रीयर उभरी। एलन ने उसे एक कमजोर लिमिटेड फॉर्म कहा, सिर्फ एक फ्लक्चुएशन स्पेल। लेकिन चांद खत्म होते ही थंड की एक लहर निकली, जिसने स्ट्रक्चर पूरा कर दिया। वो आगे चांटिंग करता रहा। कॉम्प्रेशन, कॉन्डेंस्ड मैजिक कैनन सख्त होती गई और फ्रेजेस टूटकर नए रूप में रीशेप होने लगी। आखिरी पल में उसने अंतिम हैंड साइन पूरा किया और स्पेल में छिपा हुआ पर्पस एक्टिवेट हो गया। एक हिंसक थंडर कैनन आसमान की ओर फटा, ऊपर की हवा चीरते हुए। भारी ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जमीन कांप उठी और ब्राइट ब्लू लाइटनिंग मैदान को एक गरजती लहर की तरह ढक गई। एलन जड़ हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी ताकत छोड़ दी थी। स्पेल फ्रेजेस का ऑर्डर सब कुछ था। जब वो ब्रेक डाउन पहले करता था, स्पेल तुरंत फेल हो जाता था। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, इम्पॉसिबल। एलन चौंक कर घूम गया। उसकी आंखें फैल गई जब उसने सामने खड़ी आकृति को देखा। वो थी कालिया, लाल बालों वाली औरत, अपने किंगडम की विलन, अपने पिता की मर्डरर, और वही जो हमेशा एलन को अपना पपेट बनाना चाहती थी। उसके साथ उसका बटलर भी था। दोनों की नजरें हवा में बची हुई लाइटनिंग पर टिकी थी। बटलर की आंखें चौड़ी हो गई। ओरिजिन मैजिक। ओरिजिन मैजिक का मतलब है ये 7वें सर्कल के मेज की कैलिबर पर खड़ा है। एलन फिर से सख्त हो गया। ओरिजिन सर्कल? उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन सच सामने था। किसी ने अभी अभी उसकी असली शक्ति का नाम रख दिया था। एलन का चेहरा अविश्वास में मुड़ गया जब वो दोनों उसे उन बेवकूफी भरे बढ़ा चढ़ाकर किए चेहरे बनाकर घूर रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वो इतने मूर्ख कैसे दिख सकते थे इस पल में। उनकी रिएक्शंस देखकर उसे एकेडमी के दिन याद आ गए और उसकी सोच उसे उसके प्रोफेसर की याद तक ले गई। क्लाइबर्न, नाइट्स के देश में उसने उस प्रोफेसर से एक बार सलाह ली थी। उस आदमी ने समझाया था कि कोई ऑर्डर तभी स्थापित कर सकता है जब राजा उसकी पहचान को स्वीकार करे। और एलन ने तो मेज बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो खुद को बचा सके। उसे बस सुरक्षा चाहिए थी, अपने लिए और उन लोगों के लिए जो उसके लिए मायने रखते थे। लेकिन उसका प्रोफेसर, उसने एलन को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। उस प्रोफेसर ने एलन को पढ़ाने के बजाय उसे एक पालतू जानवर जैसा ट्रीट किया था। हमेशा उसकी तारीफ करता और अपनी तलवार की चौड़ी साइड से उसके सिर पर थपथपाता रहता। कैसल के अंदर रेड हेड लेडी काउंट जेनोनिया प्लैटिनो फैमिली के रिसेप्शन रूम में चुपचाप बैठी थी। उसके बगल में उसका बटलर बैठा था और वो अपनी थॉट्स को स्टेडी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे एलन को पहली बार देखने वाला वो एहसास याद आता, उसकी टेंशन फिर बढ़ जाती। वो यहाँ 2 साफ साफ वजहों से आई थी। पहली, एलन के पास ऐसी कार थी जो जेनोनिया पर बड़ा भारी वार कर सकती थी। दूसरी, उसे काउंट लॉरिया प्लैटिनो की इंटेंशंस कंफर्म करनी थी और मैजिक के जरिए ये महसूस करना था कि एलन ने प्लैटिनो से कितनी पावर एब्जॉर्ब की है। सोचों को ऑर्गेनाइज करते हुए उसने एलन की ब्रिलियंस के बारे में बोलना शुरू किया। उसकी नजर में एलन एक प्रोडिजी था, एक ग्रेट मून,
विशाल और अनमैच्ड पोटेंशियल वाला। वो आसानी से इमेजिन कर सकती थी कि एलन इतना पावरफुल बन सकता है कि पूरा पैलेस्टाइनियन टेरिटरी उसकी मुट्ठी में हो, और ऊपर से ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसका फ्यूचर और भी डरावना लग रहा था। उसका बटलर अचानक कांप उठा। एलन की स्ट्रेंथ का नाम लेते ही उसका डर छिप नहीं पाया। काउंट जेनोनिया ने उसे देखा, हैरान कि इतना एरोगेंट आदमी भी एलन के डर से काम सकता है। उसका बटलर बेंजल 5th रैंक मेज था, जिसे मेज टावर से इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए निकाल दिया गया था। उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी। वो एक स्पेल से पूरा बटालियन मिटा सकता था। इतने सालों के सपोर्ट के बाद भी उसने कभी अपनी प्राइड किसी के आगे नहीं झुकाई थी, और अब एलन के नाम पर वही आदमी कांप रहा था। काउंट जेनोनिया ने उसे गौर से देखा। बेंजल के चेहरे पर जो डर था, वैसा उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर में हल्की ठंड सी दौड़ गई। उसे सच में महसूस हो रहा था कि ये डर उसके अंदर से उठ रहा है, जो उसने कभी पॉसिबल नहीं सोचा था। एक परेशान करने वाला विचार उसके दिमाग में आया, क्या मेरा अपना मेज सच में हमारे प्रोडिजी एलन के सामने टिक भी नहीं सकता? और क्या ब्रैड सच में ओरिजिन मेज के लेवल तक पहुंच चुका है? ये सोचकर उसकी नसें और कस गई। उससे पहले कि वो अपने आप को स्टेडी करती, एलन ने दरवाजा बिना हिचकिचाहट खोल दिया। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, ठंडा और बिल्कुल शांत। उसने सीधे काउंट जेनोनिया और बेंजल की तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। काउंट की एस्टेट में आने का मकसद? काउंट जेनोनिया ने जितना हो सके शांत होते हुए कहा, बिना नोटिस आए मैं माफी चाहती हूँ। ये काउंट की टेरिटरी है। आपको ढूंढते ढूंढते मैं रास्ता भटक गई थी, काउंट। एलन ने उसे गौर से देखा और बोला, मैं इसे इशू नहीं बनाऊंगा, लेडी जेनोनिया। अब बताइए, मेरे कैसल में आने की असल वजह क्या है? उसकी नजर सख्त थी, टोन तीखी, और उसके बोलने में जरा भी जेंटलनेस नहीं थी। वो सोफा पर कॉन्फिडेंस से बैठा और आगे बोला, एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, जो मैंने पहले यूज किया था वो ओरिजिन मेज की मैजिक नहीं थी। अगर रैंक देनी है तो वो 2nd रैंक के करीब होगी। फिर उसकी नजर बेंजल पर गई, सुनिश्चित करते हुए कि दोनों बात समझे। तुमने महसूस किया होगा, मेज उस मैजिक का कोई असली फंक्शन ही नहीं है, ना डिफेंस ना ऑफेंस। वो रुका और उसकी आवाज एक ठंडे वार्निंग में बदल गई। सीधी बात, जो देखा है उसे अपने तक ही रखना बेहतर होगा। काउंट जेनोनिया और बेंजल डर से सख्त हो गए। बेंजल की सांस कांपी और वो तुरंत बोली, कांपते हुए, हाँ काउंट, शायद मेरी गलतफहमी थी। मैं किसी से भी इस बारे में बात नहीं करूंगी। उसके चेहरे पर शौक झलक पड़ा और उसने धीरे से कहा। एलन ने लंबी सांस छोड़ी और शांत स्वर में बोला, अच्छा, ये जानकर राहत हुई। एलन, वही ग्रेट मून, वही प्रोडिजी जिससे वो डरती भी थी और एडमायर भी करती थी, पूरी शांत, बिना हिले हुए टोन में बोलता रहा। जब गलतफहमी साफ हो गई है तो असली वजह क्या है आपके आने की? काउंट जेनोनिया ने खुद को संभाला और विनम्रता से बोली, हम पास में कुछ और काम से थे और सोचा आपको रिस्पेक्ट दे दे। कोई खास काम नहीं था। एलन थोड़ा उठकर बोला, आवाज स्थिर, दुर्भाग्य से मुझे काम है तो ज्यादा समय नहीं दे सकता। ये साफ डिसमिसल समझकर काउंट जेनोनिया उठी और झुककर बोली, समझ गई। थोड़े से समय के लिए भी ऑडियंस देने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। लेकिन मुड़ने से पहले ही एलन फिर बोला, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है। काउंट जेनोनिया उसके अचानक कहे शब्दों पर ठिठक गई। उसने बात ठंडी आवाज में पूरी की, तो बेहतर होगा ड्यूक इलाई के पास जाओ। मुझे लगता है तुम दोनों अच्छे से घुलोगे। वो पलके झपकाती रह गई। एलन क्या इम्प्लाई कर रहा था या उसके मन में क्या चाल थी, कुछ समझ नहीं आया। फिर भी उसने शिष्टाचार से झुककर कहा, आपकी बात ध्यान में रखूंगी। ड्यूक इलाई के कैसल जाऊंगी। कुछ ही देर बाद वो और बेंजल मैंशन से बाहर निकलकर एस्टेट छोड़ चुके थे। बाहर एलन अपने नाइट युवन के साथ खड़ा था। युवन ने दोनों को जाते देखते हुए पूछा, अगर वो जेनोनिया थी तो वो रूइंड वेस्टर्न फैमिली हमारे पास क्यों आई होगी? एलन ने कैजुअल टोन में कहा, मालूम नहीं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन अंदर एक शांत सा ख्याल उठा, हे भगवान, ये मुसीबत है। मैंशन के बाहर खड़े एलन के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर ये रूमर फैल गया कि मैं ओरिजिन मेज मैजिक यूज कर रहा हूं तो पावर के भूखे लोग मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। और ये दुनिया तो वैसे भी डार्क फैंटेसी है। कभी भी कोई इंट्रूडर अचानक आकर
मुझे मारकर मेरी एबिलिटीज छीनने की कोशिश कर सकता है। ये सोच मात्र सफोकेटिंग लग रही थी। रियलिटी में लौटते हुए एलन बुदबुदाया, तुम समझते हो ना, जेनोनिया के पास कोई कारण नहीं है अल्थाई के पास आने का। दोनों फैमिलीज अंडरवर्ल्ड में राइवल्स हैं। उसके भीतर ठंडी टेंशन जम गई। खैर, दोबारा अकेले मत आना मेरे पास। केरज के अंदर गाड़ी चलते हुए काउंट जेनोनिया ने चुप्पी तोड़ी। काउंट पैलेस्टीनियन की मैजिक, क्या वो सच में ओरिजिन मैजिक थी? बेंजल कांप उठा, नहीं, वो नहीं थी। तो फिर तुम्हारी वो पहले वाली रिएक्शन, वो क्या था? बेंजल ने धीरे सांस ली। डर से उसकी आवाज कस गई। ओरिजिन मैजिक एब्सोल्यूट इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स के कैनवस पर नई लॉज खींचकर बनाई जाती है। वो अधिकार सिर्फ सुप्रीम आर्चीज को मिलता है। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन बदल गया। जो उसने देखा था, उसके याद आते ही आंखें डर से फैल गई। काउंट बिल्कुल अलग था। जब मैंने ऑब्जर्वेशन आई एक्टिवेट करके उसकी मैजिक देखी, कैनवस खुद फट रहा था। उसे फिर वही ओवरवेलमिंग प्रेजेंस याद आई, ग्रेट मून एलन, सर्वज्ञ और भीषण शक्ति जैसा। बेंजल की आवाज कांप रही थी। वो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को ट्विस्ट कर रहा था, लाइटनिंग को एक जगह रोक रहा था, लॉज को बदल रहा था, गिरा रहा था, और फिर भी स्पेल मैनिफेस्ट कर रहा था। इतना एब्सर्ड मिरेकल कि रीजन भी शर्माए। काउंट जेनोनिया उसे घूरती रह गई, स्तब्ध। बेंजल आगे बोला। अब उसकी निगाह में खौफ के साथ यकीन भी था। उस पावर के पीछे मैंने कुछ डार्क देखा, कुछ डिमोनिक, एक आय जो किसी भी लॉ को मैनिपुलेट कर सकती है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वो अनमिस्टेकेबली किसी फॉरगॉटन ग्रेट गॉड का काम था। उसने अपना सिर पकड़ा, चिल्लाते हुए, बस सोचना बंद करना होगा। आगे सोचना डेंजरस है। कठिन सांस लेकर वो आगे बोला, मुझे फॉरबिडन नॉलेज, भूली हुई एरा की मैजिक पढ़ने के लिए कभी सराहा गया था, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर हूं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। काउंट पैलेस्टीनियन का विरोध मत करना, कभी उसे अपना दुश्मन मत बनाना। काउंट जेनोनिया ने हल्की कड़ी हंसी निकाली, दांत भींचते हुए अपनी सोच सेटल करने की कोशिश करती हुई। तो उसकी इंटेंशन जानने का कोई मतलब नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाई, शायद एलन ने सच में वही कहा था जो कहना था। शायद सच में ड्यूक एलाई के पास जाना ही बेहतर है, जैसे ग्रेट मून ने खुद सलाह दी थी। 2 साल बीत चुके थे जब बच्चों को उनकी राह पर भेजा गया था। अपने ऑफिस में एलन ने शांति से पूछा, कोई नई जानकारी, प्रेफरेबली उस बच्चे के बारे में? इवान ने सिर हिलाया, बच्चों के बारे में कुछ नहीं काउंट, लेकिन एक और बात है। एलन ने ऊपर देखा। पहले तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा। इवान ने जारी रखा, और उसकी बात बिजली की तरह गिरी। काउंट जेनोनिया और हाई डची ने अलायंस बना लिया है। एलन जम गया। तुमने अभी क्या कहा? अंडरवर्ल्ड के 2 पिलर्स एक हो गए थे। इवान ने पुष्टि की। ऊपर से तो हार्मलेस दिखता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में ये अलायंस कंफर्म हो चुका है। एलन ने फ्रस्ट्रेशन में अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। मैंने इतनी मेहनत से उन छोटे सिनर्स को बड़ा किया, और दुनिया मुझे इसके बदले शैडो अलायंस दे रही है। अब क्या एस्ट्रिया किंगडम भी ढहने वाला है? थकान उस पर छा गई, और फिर एक रेंगता हुआ डर उसके मन में उठा। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा। काउंट जेनोनिया ने उस दिन मेरी बात सीरियसली नहीं ले ली, है ना? उसे अपना ठंडा सा सुझाव याद आया, विजिट ड्यूक एलाई। उसका मतलब अलायंस बनाना बिल्कुल नहीं था। उसने फिर अपना माथा पीटा, हे भगवान, ये टेम्परेरी ही होगा। काउंट जेनोनिया की पर्सनैलिटी ठंडी, एरोगेंट, हॉस्टाइल। उसके साथ अलायंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर फिर भी तैयारी करनी चाहिए। वो कलम उठाकर चिट्ठी लिखने लगा। काउंट जेनोनिया, अगर मैं रूड लगा, अगर मेरा टोन ठंडा था, मेरी इंसल्ट करने की मंशा नहीं थी। एलन उस लाइन को घूरता रहा। ये तो एक्सक्यूज जैसा लग ही नहीं रहा। फिर भी उसने पत्र मोड़ा और युवन को दे दिया। युवन, इसे तुम्हें संभालना है। युवन ने सिर हिलाया। मैं मैसेज लेडी जेनोनिया को मशीनरी गिल्ड के जरिए पहुंचा दूंगा, और बच्चों की तलाश भी जारी रखूंगा। एलन वापस बैठ गया, कई रिपोर्ट स्कैन करते हुए। रैंडन और सील रैंक क्या कर रहे होंगे अब? यहां तक कि यूशा भी। उसकी नजर उस खून से दागदार लेटर पर पड़ी जो उन दोनों ने वहां पहुंचने के बाद भेजा था। सेरांग, वो मरी तो नहीं होगी, है ना? ये अंधेरी सोच उसके मुंह से निकल ही गई। वो आगे पढ़ता गया। अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मानी हो और गिफ्ट ढूंढ लिया हो, तो उन्हें वॉरियर सिंबल मिल चुका होगा। शायद बाबा यगा से गलती से बच भी गए होंगे। एलन ने उस नोट को देखा
जिसमें गोल्ड मना बीस्ट की हैंड ग्लोव, वो ट्रेजर जिसका उसने सेरांग को गिफ्ट दिया था, की एबिलिटी लिखी थी। उस लड़की ने सच में कुछ कीमती पाया था। वो प्राइड का पाप लेकर पैदा नहीं हुई थी। वो एक फॉलन सिनर की बजाय एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सकती थी। वो आह भरता है। आइटम डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था। अगर मैंने उसे हिडन वैल्यू बता दी होती तो वो उसे बेच सकती थी या फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। उसकी टैलेंट से तो कहीं भी जी सकती थी। उसकी नजर बालकनी की ओर चली गई, रेगिस्तान की फैली हुई हराइजन की तरफ। आखिर ये जगह भी तो वही है। वो बुदबुदाया, जहां कोई भी स्ट्रेंथ से दुनिया पर कब्जा कर सकता है। रात का समय रेगिस्तान कॉलोनी धीमी चमकती खामोशी में ढकी हुई थी। एक छिपी हुई केव के अंदर श्रीरंग ने लंबी खिंचाई करते हुए जम्हाई ली और हाथ हिलाते हुए आगे चली। आखिरकार खत्म हुआ। वो खुशी से बुदबुदाई। उसने गोल्डन हैंड ग्लोव उठाया, वही ट्रेजर जो एलन ग्रेट मून ने उसे दिया था। ओह ग्रेट मून, थैंक यू, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आंखें चमकते हुए। ये गिफ्ट तो अविश्वसनीय है। ग्लोव को अफेक्शन से पकड़ते हुए उसे वो पेल गोल्ड बिल्ली जैसी छोटी स्पिरिट याद आई जो उससे पहले प्रकट हुई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि गोल्डन मेन ट्राइब का एसेंस बस कोई सा है, वो बोली। लेकिन बचपन में जो सुना था वो फेरी टेल नहीं था। यादें उभर आई। उसकी माँ की नरम आवाज, उनका पुराना घर, उनकी ट्राइब की भूली हुई शान। हमारे लेंजन गोल्डन मेन ट्राइब के डिसेंडेंट्स हैं, उसकी माँ ने कहा था। सभी बीस्टकिन के किंग्स। गोल्डन मेन ट्राइब का एसेंस एक हाई रेलिक है, सदियों तक आगे बढ़ाया गया, जो हमें शक्ति और डिवाइन अथॉरिटी देता है। प्रेजेंट में लौटते हुए श्रीरंग ने गहरी सांस रोकी और मुझे वो असली एसेंस यही इस डेजर्ट केव में मिला। जैसे ही उसने गोल्डन ग्लोव पहना था, दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ गया। इतना असली, इतना भारी कि सांस रुक जाए। उसने अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रायल पर ट्रायल झेले। हर चैलेंज उसकी माइंड को फाड़ देने जैसा था, लेकिन वो टिकी रही। अपने हाथ को देखते हुए वो फुसफुसाई, एक वक्त था जब मैं टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में लगभग मर ही गई थी, लेकिन ग्रेट मून ने मेरी जान बचाई। ये याद उसके दिल में चुभ गई। एक अबैंडन्ड ऑर्फन जिसे किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन एलन ने उसकी किस्मत बदल दी थी। ब्लैक ड्रैगन, उस मॉन्स्टर से बदला लेने की ताकत जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप उठी। उसने अपनी मुट्ठी कसी, गोल्डन ऑरा उसकी हथेली से फूट निकली, अंधेरी केव को चीरकर चमकती धूप जैसी। मुझे ग्रेट मून की कृपा का कर्ज चुकाना ही होगा। उसके शरीर से एनर्जी हिंसक ताकत के साथ बाहर फटी। गोल्डन एसेंस हर दिशा में फैल गया, इतना शक्तिशाली कि दीवारों की धूल हिल गई। वो अपने चमकते हाथ को देखती रह गई, हैरान, विस्मित। ये गिफ्ट तो मुझे कोई साधारण ग्लैडिएटर बनाने के लिए कभी था ही नहीं। वो बड़बड़ाई, बिल्कुल नहीं। ग्लोव की ताकत टेस्ट करते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी जाग चुकी लिनिएज उसके खून के पीछे गर्जना कर रही है। मुझे बस स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर बनना है, बिखरे हुए गोल्डन मेन रेलिक्स इकट्ठा करने हैं और अपने ट्राइब की खोई हुई शान वापस लानी है। गोल्डन लाइट फिर उभरा, पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा उग्र, रोक न सकने वाला। अपने हाथ को ऊंचा उठाकर उसने दृढ़ निश्चय से घोषणा की, मैं ब्लैक ड्रैगन को मार गिराऊंगी। कुछ देर बाद सेरांग केव से बाहर निकली और खूबसूरत चांद की ओर देखा। कॉन्फिडेंस से उसने कहा, ये सब मेरे सेवियर के लिए है, चलो शुरू करते हैं। एक्साइटेड होकर वो बोली, गोल्डन मेन जो सभी बीस्ट काइंड के राजा है, 500 साल बाद ब्लू मून के नीचे फिर से उठेंगे। सेरांग अब सचमुच अपने ट्राइब के उठने का मार्ग बना रही थी। एलन ने उसे सच में वो गिफ्ट दिया था जिससे वो अलायंस भी बना सके और अपना रिवेंज भी पूरा कर सके। लेकिन जेनोनिया असल में क्या है? वो एलन के ऑर्डर्स क्यों मान रही है और अचानक ड्यूक एलाई से अलायंस क्यों बना लिया? वो क्या प्लानिंग कर रही है? उसके दिमाग में कौन सा ट्विस्टेड ट्रैप बन रहा है जब उसे पता है कि एलन वही ग्रेट विलन है उस होली वॉर का? और एलन वो कैसे साबित करेगा कि वही मैजिकल लॉ पावर का असली ओरिजिन है? नेक्स्ट एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो जुड़े रहिए और धन्यवाद।